क्या हाल चाल सबके। चल, पढ़ाई लिखाई करी जाए। यार बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ऑल गुड। ऑल गुड ऑल गुड। चलो भाई। कुछ लोग मुझसे ऑलरेडी मिल चुके होंगे सुबह। दोबारा मिल रहे हैं हम। चलो। ओके। सो क्या पढ़े थे? वर्क पार एनर्जी। ठीक है। सो व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास, हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस के वर्क डन देखे थे, है ना? हैप्पी। ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस के वर्क डन देखे थे। और हमने क्या किया था, थोड़ा रिवीजन, किस चीज का रिवीजन चाहिए बताओ यार। रिवीजन करा देंगे। हमने हमने तो बेसिकली अभी हम पहले यानी विच में से एक दो चीजों के बाकी थे। चलो, एक प्रॉब्लम के थ्रू मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। अच्छा, सो अगेन क्विकली रिपीटिंग, हमने ग्रेविटी का वर्क डन देख लिया था। सेकंड, हमने टेंशन का देख लिया था, नॉर्मल रिएक्शन का देख लिया था, स्प्रिंग फोर्स का भी देख लिया था। अच्छा। हाँ, तो ये सब हमने ऑलरेडी देखा हुआ था। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन या सिंह, आज हम सारी चीजें करने वाले हैं, सो प्रैक्टिकली बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वहां पर एनी विच वे सारे फोर्सेज आने वाले हैं, उसका वर्क डन आने वाला है। ओके। इफ यू वांट क्विकली छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से रिवाइज हो जाएगा। स्प्रिंग फोर्स में एनी विच वेज हम आने वाले। स्प्रिंग फोर्स की एनर्जी की हमने बात करी हुई थी, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो क्विकली एक बहुत छोटी प्रॉब्लम प्रॉब्लम में भी कुछ नहीं, जस्ट केवल ये समझ में आ जाएगा तुम्हें कि वर्क डन जो जो हमने पढ़ा था क्या क्या हो रहा था। ठीक है, सपोज मेरे पास एक ये वेज है जो कि फिक्स्ड है। सीधा कर दो वेज को यार। ओके। अरे ओए भाई, ये सीधा क्यों नहीं हो रहा है? हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक एम मास का ब्लॉक था। हमने ये सब बातें करी थी क्विकली। व्हाट आई विल से इज दिस वेज इज फिक्स्ड। ठीक है, अभी ये वेज पूरी तरह से फिक्स्ड है, मतलब ये ब्लॉक हमारा नीचे जा रहा है। अगर मुझे क्या क्या गिवन है, सपोज लेंथ ऑफ द वेज इज गिवन, इंक्लाइंड लेंथ ऑफ द वेज इज गिवन, और हमसे पूछा गया है फाइंड द वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, जब ये हमारा ब्लॉक यहाँ से यहाँ आ रहा है, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी। यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहीं से ही फ्रिक्शन भी स्टार्ट करते हैं, काम करते हैं आज। ओके। अच्छा, तो हमारा क्या बाकी है, हमारा मेनली बाकी है वर्क डन बाय फ्रिक्शन बाकी है, बाकी सब डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स, एमजी, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन हमने देखा हुआ है। ठीक है, और स्प्रिंग भी देखा हुआ है। ठीक है, तो फ्रिक्शन बाकी है। फ्रिक्शन बात को डिस्कस करने के बाद लेट्स कम टू वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डू is find out the work done by normal reaction, work done by mg only in terms of the given variable। ठीक है, और तीसरी चीज की भी हम बात करते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, तो पहले ये दोनों के बताओ जल्दी से आंसर क्या है, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। टुडे चैप्टर एंड्स नहीं यार, पता नहीं, देखते हैं। नहीं, आज नहीं हो पाएगा, एक क्लास और लगेगी मोस्टली। ओके, जल्दी से बताओ कि पहले दोनों के आंसर क्या आएंगे, फट 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 बताना है, टाइम नहीं है। probably it will take one more class। पहले आज, बट आज की क्लास ना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेजरली जो हम पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ने वाले हैं, है ना? और वर्क और एनर्जी की बातें करने वाले हैं। पावर हम लास्ट में करेंगे क्योंकि पावर बहुत छोटा सा टॉपिक है। ओके, सो फाइंड आउट द वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फर्स्ट थिंग, सेकंड वर्क डन बाय एमजी। जल्दी, यू हैव व्हाट, 30 सेकेंड काफी है, 30 सेकेंड इसके लिए। जब तक बाकी लोग एवरीवन इज लोग ज्यादा, तब तक क्विकली बताओ चीजें। आंखें बड़ी खुलती है से। ओहो, ओहो, my voice is lagging। ला, एक काम कर, वाईफाई अभी चेंज कर देता हूँ। वर्क डन बाय नॉर्मल विल बी जीरो बिकॉज हमारे पास यहाँ पर लग रहा है एमजी। एफबीडी में अगर तुमसे पूछूं क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, एक एमजी लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, समथिंग लाइक दिस। क्या मेरा ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन के वर्टिकल मूव कर रहा है? नहीं।
100% नहीं मूव कर रहा है। तो हमने क्या बोला कि अगर वो मूव नहीं कर रहा है तो सारे फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस होनी चाहिए तो क्या, किस डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए? इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में ब्लॉक नहीं मूव कर रहा है। तो एक काम करते हैं, क्या एमजी इस डायरेक्शन में? तो हमने बोला नहीं, एमजी नहीं है। तो हमने ये चीजें हमने ऑलरेडी याद की हुई है, ठीक है। यहाँ पर लगाओ एमजी का कॉस थीटा और यहाँ लगाओ एमजी का साइन थीटा। अपने दिमाग में याद रखना, जैसे ही हमने ये लिखा है ना, एमजी कॉस थीटा एंड एमजी साइन थीटा, मैं रिपीट कर चुका हूँ, अपने दिमाग में भूल जाना कि एमजी एग्जिस्ट करता है। द मोमेंट यू विल रिजॉल्व एनी पर्टिकुलर वेक्टर, ओरिजिनल वेक्टर को हमेशा भूल जाना। दूसरी चीज, अच्छा, जिसको ये वाली चीज में आंसर एमजी कॉस थीटा और कुछ दिया है, प्लीज मेक श्योर हमारा नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा है यहाँ, ब्लॉक हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है एग्जैक्टली उसके परपेंडिकुलर। इवन इफ आई वांट टू राइट तो मैं लिखूंगा अच्छा, आई होप सबको ये तो बिल्कुल क्लियर होगा कि एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा होगी इस केस में। क्यों? क्योंकि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है उस डायरेक्शन में। दूसरी चीज तो हम बोलेंगे एम जी कॉस थीटा नॉर्मल डायरेक्शन की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट जो कि एल है, बट उन दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो कॉस थीटा 90 होगा, इसलिए दिस इज कमिंग आउट टू बी जीरो। बिल्कुल ही बेसिक, प्लीज डोंट फॉरगेट द बेसिक, है ना। हमारे पास फोर्स लग रहा है, हाँ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हाँ, बट उनके बीच का एंगल क्योंकि 90 डिग्री है, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग आउट टू बी जीरो। व्हाट इज द वर्क डन बाय एमजी? ये अच्छा, प्लीज जल्दी बैक टू द क्लास, क्विकली क्विकली बताओ क्या होगा, व्हाट इज द वर्क डन बाय एमजी? अच्छा, whosoever is telling me ना only mg sin theta in this thing, यार हम पूछ रहे हैं वर्क, वर्क की यूनिट क्या होती है भाई? जूल होती है ना, न्यूटन नहीं होती ना। इफ यू आर ओनली गिविंग मी द आंसर mg sin theta और समथिंग, तो वैसे ही गलत है, डायमेंशनली गलत है, राइट? है ना। आई एम आस्किंग यू वर्क डन बाय mg, प्लीज मेक श्योर। मैंने यहाँ पे ग्रेविटी का वर्क डन पूछा, ओके आनंद, दिस इज राइट, इट विल बी 10। अच्छा, मैंने वैल्यूज नहीं दी है तुम्हें एम और जी की, है ना। यू गिव मी आंसर इन एम जी थीटा एल, यही चार चीजें, इनके टर्म्स में आंसर होना चाहिए। ओके अर्पिता, अगेन अंडरस्टैंड, व्हेन यू आर सेइंग सम एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू कब आएगी? जब हमें वैल्यूज दी गई हो ना, हमें वैल्यूज तो दी ही नहीं गई ना। जी को हमें जी रखना है, हमें वैल्यू नहीं डालनी है। फाइंड आउट द वर्क डन इन द डायरेक्शन, वर्क डन बाय एमजी। अच्छा, एक बार क्विकली मैं रिवाइज करा रहा हूँ। पहला, आई होप नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन समझ में आ गया होगा। एमजी साइन थीटा, ओके वैष्णवी, नाउ दिस इज राइट। ओके, जिसको जिसको डाउट है क्विकली देखना, एमजी हमारा कहाँ लग रहा है? यहाँ पर, तो मैंने लिखा एमजी। अंडरस्टैंड द फॉर्मूला, व्हाट फॉर्मूला वी आर टॉकिंग अबाउट। हमें किसी भी फोर्स का वर्क डन कैसे डिफाइंड है? एफ डॉट एस। एफ एमजी लग रहा है इधर, है ना। ब्लॉक हमारा कहाँ जा रहा है? इंक्लाइन के डायरेक्शन में, कितना जा रहा है? एल। उन दोनों के बीच का एंगल का कॉस, दिस इज माय आंसर। उन दोनों के बीच का एंगल, अगर ये थीटा है तो कैन आई से दिस विल बी सम 90 माइनस थीटा। मेरा आंसर, अगर मैं फॉर्मूला ही याद करके रखा हुआ है ना मैंने, तो भी मुझे यहाँ तक पहुंच जाऊंगा मैं। एम जी इंटू एल इंटू कॉस ऑफ दिस थिंग 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास? साइन थीटा, तो ये आ जाएगा उत्तर। दूसरी चीज मैंने वहां पे बताई भी थी तुम्हें कि अगर मुझे एमजी का वर्क डन पूछा गया है और मैं तुमसे बोलूं कि एमजी को सर आपने तो बोला कि रिजॉल्व कर लो और ये क्रॉस कर दो, ओके ठीक है, चलो तुमने रिजॉल्व कर लिया और क्रॉस भी कर दिया। तो मुझे अगर एमजी का वर्क डन निकालना है तो मुझे दोनों कंपोनेंट का वर्क डन निकालना पड़ेगा, विच इज एमजी साइन थीटा का अलग निकालना पड़ेगा, एमजी कॉस थीटा का अलग निकालना पड़ेगा। एमजी कॉस थीटा का वर्क डन जीरो होगा क्या? हाँ यार, डिस्प्लेसमेंट और उसके बीच का एंगल 90 है, ये हमने बहुत बार देख लिया है कि व्हेनेवर द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 90, उसका वर्क डन कभी होता ही नहीं है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं वर्क डन बाय एमजी साइन थीटा। एमजी साइन थीटा और एल के बीच में एंगल क्या है? जीरो। जिंदगी में ना फोन खत्म हो जाना चाहिए, है ना। सो एमजी साइन थीटा इधर है और एल इज इन ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, एमजी साइन थीटा इंटू एल। सो नाउ आर यू गेटिंग की वर्क डन बाय एमजी ऐसे सोचो, ये सोचने के दो तरीके हैं, फाइनली तो उत्तर सेम ही आएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी जल्दी जल्दी, ये सब पुरानी वाली कहानी क्लियर है? किसी को डाउट, किसी को डाउट? आई गेस बाय दैट टाइम सब लोग आ चुके हैं। किसी को डाउट है अभी यहाँ पर? नो। सेम प्रॉब्लम अगर मैं तुमसे बोला यहाँ पर फ्रिक्शन और आ गया है जिंदगी में, है ना। इफ देर इज अ फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द इंक्लाइन प्लेन एंड द ब्लॉक इज म्यू, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। ओके, नाउ टेल मी दिस पार्ट। इसके अभी और वेरिएशन करने वाले हैं, बट फर्स्ट द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम ऑफ फ्रिक्शन कुड बी दिस, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। बताओ क्या आएगा आंसर?
पहले हमने फ्रिक्शन नहीं लिया था, है ना। अगर फ्रिक्शन है और ब्लॉक हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, हमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताओ। प्लीज टेक योर 30 सेकेंड एंड सॉल्व इट। आराम से, जल्दी देने की कोई जरूरत नहीं है ना। आराम से सोचो कि फ्रिक्शन कैसे लगता था जब हमारा ब्लॉक मूव कर रहा होता था, किस डायरेक्शन में लगता था, ब्लॉक कहाँ जा रहा है, क्या वो फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, सब कुछ याद करने की कोशिश करो। mg cos theta u into L. Yes, very good. I got one right answer. Very good, Anand. This is the right answer. No, this is wrong. अच्छा, जिसके गलत आ रहे हैं मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, है ना। क्विकली जिसका सही आएगा मैं उसको बता दूंगा कि हाँ तुम्हारा आंसर सही है। एक मिनट करो, तब तक मैं अगला डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ। प्लीज एवरीवन सॉल्व इट। अच्छा, अभी अगला ये सॉल्व करने मत भेजना, पहले एक बार मुझे समझाना है। फर्स्ट सॉल्व ऊपर वाला ओनली। अभी तक और किसी का आंसर सही नहीं आया, केवल आनंद गिव मी द राइट आंसर। Da 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 da. 2012. No, this is still wrong. अभी भी डी 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 डी। ओके, इतनी देर में आ जाता जिसका आना था। सुनो ध्यान से एक बार। हमने क्या बोला, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताना है। तो पहले हमें ये तो बताओ भाई, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है और किस डायरेक्शन में लग रहा है। क्यों दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास जब हम फोर्स निकालते, वर्क डन निकालते हैं किसी फोर्स का, तो वहां पर एक कॉस थीटा भी आता है। तो मुझे दोनों चीजें पता होनी चाहिए, in which direction it is acting and what is the value. The first thing is, अगर हमारा ब्लॉक नीचे स्लिप कर रहा है, क्या सबको ये समझ में आता है that friction would be acting in this direction exactly opposite to the inclined plane? फ्रिक्शन यहाँ लग रहा होगा। अच्छा, अभी भी गलत है। ओके, फ्रिक्शन वुड बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, पीछे की तरफ। कितना लग रहा होगा? अगर ब्लॉक स्लिप हो रहा है तो फ्रिक्शन हमें पता है अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे एक्ट करता है, जिसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, और उसकी वैल्यू होती है म्यू इनटू एन के बराबर। कहना है इसे म्यू एन हमने निकाल लिया था, हाँ पहले वाले पार्ट में हमने निकाल ही लिया था। म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। इज देयर एनी डाउट इन दिस कि फ्रिक्शन हमारा म्यू एम जी कॉस थीटा लग रहा होगा? बोलो बोलो बोलो, टेल मी। किसी को इस चीज में तकलीफ कि म्यू एम जी कॉस थीटा इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन? म्यू कहाँ से आया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स का? हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू एन ही होता है ना काइनेटिक फ्रिक्शन का। म्यू हमको गिवन है प्रॉब्लम में, एन की वैल्यू है एम जी कॉस थीटा, है ना। तो ये आ गया। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? पीछे। ब्लॉक हमारा कहाँ जा रहा है? आगे। कहना है इसे अगेन वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ? इट इज म्यू एम जी कॉस। अच्छा, डोंट गेट कंफ्यूज। अच्छा एक सेकंड, प्लीज कंफ्यूज मत रखना, ये थीटा अलग है ना। और एफ की वैल्यू में जो थीटा आता है वो थीटा ये वाला है, इंक्लिनेशन वाला। तो एफ डॉट एस लिख रहा हूँ उसको। तो एफ की वैल्यू हो गई म्यू एम जी कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट उसका हो गया एल, है ना, क्योंकि वो नीचे की तरफ जा रहा है। बट एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स, कहने से वो 180 है, तो कहने से यहाँ पे cos 180 का टर्म और आएगा। तो माय आंसर इज कमिंग आउट टू बी माइनस cos 180 क्या होता है? -1। सो माइनस म्यू एम जी cos थीटा इनटू एल। दिस इज द आंसर फॉर द फ्रिक्शन। जल्दी से देखो, स्टिल कोई डाउट है तो पूछो। बिल्कुल बेसिक सी चीज करिए कि हमारे पास ब्लॉक नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए cos 180 आया। cos 180 आया तो हमारे पास म्यू एम जी cos थीटा इनटू एल आया, बट देयर इज वन cos 180 इज आल्सो देयर। बताओ 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 बताओ। समझा समझा समझा? किसी को डाउट कोई? अच्छा, जिसको समझ में आ गया ऑब्वियसली ठीक है, मतलब किसी को डाउट है तो बताओ। नो 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 नो। ठीक है, बढ़े आगे। थोड़ा सा और अच्छे प्रॉब्लम पे आते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन के। ओके, सबने एक आध प्रॉब्लम ऐसा देखा हुआ है न्यूटन्स लॉ में। विच प्रॉब्लम? कि एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक होता था, है ना, और हम किसी भी एक पे फोर्स लगाते थे, और हमसे पूछा जाता था कुछ एक्सेलरेशन बता दो दोनों ब्लॉक्स का, और अलग अलग चीजें पूछी जाती थी, है ना। माय क्वेश्चन टू यू इज, अच्छा अभी हम केवल वर्क डन की बात करें। सपोज
ऐसी कुछ सिचुएशन दी गई है और ये 2 मीटर आगे जाता है, ठीक है। कौन 2 मीटर आगे जाता है? हम नीचे वाले पे फोर्स लगा रहे हैं और ये नीचे वाला 2 मीटर आगे जाता है, ठीक है। हमसे पूछा गया है, अच्छा पहला पार्ट तो मैं केवल एक टाइम पास के लिए पूछ रहा हूँ। सपोज दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स दैट वी आर अप्लाइंग, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये अच्छा मैं ही सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि बहुत ही आसान है, ठीक है। मैं अगर तुमसे पूछूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कहाँ पर लग रहा है? ए पर, है ना। क्या ए का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? यस। कितना हो रहा है? 2 मीटर। तो मैं तुमसे पूछूं तो क्या हो जाएगा? एफ की वैल्यू है 100, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, उनके बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो कहना है दिस विल कम आउट टू बी 200 मीटर। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? है ना। मेरा क्वेश्चन ये है, फ्रिक्शन, अच्छा नीचे हमारे पास ये स्मूथ है ऑलरेडी। मेरा क्वेश्चन टू टू एवरीवन इज दिस कि अच्छा इस वाले प्रॉब्लम में ना एक इंपॉर्टेंट चीज बताई जाती थी, क्या ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव करेंगे, है ना। ये चेक करने वाली चीज याद है? 200 यार वर्क डन की बात होती, सॉरी। अच्छा अरे यार मैं चेक कर रहा था कितने लोग जाग रहे हैं कितने लोग सो रहे हैं। जूली होगा यार, मोस्टली लोग सो रहे हैं सर। न्यूटन लिखो जूल लिखो, दोनों ने जिंदगी खराबी करी है हमारी, क्या कोई मतलब नहीं हमको। जो मनो आपको वो लिख दो, हमें क्या मतलब। जूली होगा यार इसमें क्या। ओके क्या बात हो रही थी? हाँ, एक बुक ऊपर दूसरी बुक, मैं नीचे वाली बुक को बहुत ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ऊपर वाली बुक स्लिप करेगी, ठीक है। मैं धीमे धीमे कम फोर्स लगाऊंगा तो दोनों साथ में चलेंगे। माय क्वेश्चन टू यू इज, हमें कैसे पता लगेगा ये दोनों साथ में चल रहे हैं या नहीं? किसी को याद है ये वाले प्रॉब्लम्स को कैसे चेक करते थे या कैसे सॉल्व करते थे? जस्ट जस्ट टेल मी कि क्या ये दोनों साथ में चलेंगे या नहीं। अच्छा वो पुराना वाला पार्ट है तो मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, जस्ट इन केस किसी को अगर याद आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, है ना। हम क्या करते थे, हम ये अज्यूम कर लेते थे कि यार दोनों साथ में चल रहे हैं, अज्यूम कर लेते थे दोनों, ठीक है। फिर हम बोलते थे कि क्या बोलते थे, निकालते थे हम कॉमन एक्सेलरेशन दोनों का, अगर दोनों साथ में चल रहे हैं। फिर हम बोलते थे कॉमन एक्सेलरेशन क्या आएगा, उस पे नेट फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का, और दोनों का मास है 10 + 10 20, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हम चेक करते थे कि यार ये ऊपर वाला जो 10 kg है इस पे मैक्स, अच्छा पहली चीज, ऊपर वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन कहाँ पर लगेगा? दो ब्लॉक है, नीचे ए ऊपर वाला बी। इफ आई एम आस्किंग ओनली द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन ऑन बी, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, केवल डायरेक्शन मुझे बताओ ऑन बी, केवल एक ही अभी अभी तक। ऐसे या तो आगे होगा या पीछे होगा या जीरो होगा, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ बी। ओके यार, अच्छा पहली चीज, अच्छा केवल एक ही मेरे को सही आंसर आया, बाकी सबने गलत दिया। मोस्टली लोगों ने जो आंसर दिया वो दिया है पीछे। यार पीछे अगर बी को केवल तुम अपने बी पे लाइट मारो, केवल अगर ये बी रखा है और बी तुम बोल रहे हो कि बी पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, अगर तुम ऐसा बोलना चाह रहे हो तो क्या बी पीछे चलने लगेगा क्या? बी पीछे चलेगा क्या? बोलो। अगर मैं एक ब्लॉक, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखूं और फोर्स लगाऊं आगे, है ना, तो दोनों ब्लॉक या तो आगे चलेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि बी पीछे चले। बी चलेगा तो आगे चलेगा। सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। ये तो प्रैक्टिकली तुम रख के देखो, एक के ऊपर एक बुक रखो, नीचे वाले ब्लॉक को खींचना स्टार्ट करो धीरे धीरे, तो कहना है से वो आगे ही चलेगा, मतलब नीचे वाले बी ब्लॉक पे फ्रिक्शन 100% आगे लगेगा भाई। इसमें तो बिना सोचे समझे वी कैन से दिस थिंग दैट फ्रिक्शन ऑन बी विल बी आगे, एंड फ्रिक्शन ऑन बी अगर आगे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे, अच्छा ये सरफेस पे लगेगा, मैं केवल दिखाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। ये बी पर फ्रिक्शन आगे लगेगा और उसका रिएक्शन पेयर जो होगा वो ए पर पीछे लगेगा। समझो बात को ध्यान से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रिक्शन ऑन बी विल बी आगे, फ्रिक्शन उसका रिएक्शन पेयर ऑन ए विल बी पीछे। ट्राइड इट विल बी फॉरवर्ड। व्हाट ट्राइड? ट्राइड मतलब एक के ऊपर एक रखने का ट्राई करा, है ना। है ना, तो वो आगे ही आगे ही जाएगा यार, ये तो दिख ही रहा है ना।
ए पर पीछे लगेगा, ए पीछे नहीं जाएगा भाई, ए पर ये फोर्स भी तो लग रहा है, ए पे ये फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट नेट आगे आएगा, है ना, ए भी आगे जाएगा, बी भी आगे जाएगा ग्राउंड से। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। हमें ये चेक करना है क्या ये दोनों का एक्सेलरेशन 5 होगा या अलग अलग चलेंगे। तो हमने क्या बोला, बी पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ट्राई करते हैं, कितना आएगा, म्यू इंटू एम इंटू जी के बराबर। म्यू का काम कौन कर रहा है, 0.5, एम कितना है 100, जी का काम कर रहा है 10, तो ये आ रहा है 50, नहीं ये कितना आ रहा है, हाँ 50 आ रहा है, राइट। मतलब जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है ऑन बी वो लगेगा 50। तो अगर मैं तुमसे पूछूं मैक्सिमम एक्सेलरेशन उसका कितना हो सकता है, तो हम बोलेंगे उस पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, किसकी बात हो रही है, बी की, अपॉन उसका जो मास है, तो हम बोलेंगे उस पे 50 लग रहा है और उसका मास है 10 kg। ओ ये तो एग्जैक्टली बराबर आ गया, मतलब इसका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है बी का वो हो सकता है 5 और कॉमन एक्सेलरेशन भी 5 आ रहा है, मतलब ये दोनों साथ में चलेंगे। अगर फ्रिक्शन कम होता है जिंदगी में, समझना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कम होती तो ये ए की वैल्यू भी कम आती, तो हमें पता लग जाता अच्छा ये दोनों साथ में नहीं चल पा रहे हैं तो स्लिपिंग होगी। बट एज ऑफ नाउ हमें दिखा कि हमने सॉल्व किया, दैट्स अ स्टैंडर्ड वे ऑफ चेकिंग क्या ये दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे या नहीं। ठीक है, जिस पर फोर्स नहीं लग रहा है उस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालो, उससे उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालो एंड ट्राई टू चेक कि वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो आ रहा है, जो गिवन कॉमन एक्सेलरेशन आया हमारा, क्या उसकी वैल्यू उससे कम है या ज्यादा है। अगर कम है, कम या बराबर है ना, तो दोनों साथ में चलेंगे। अगर वो वैल्यू ज्यादा आ रही है, तब हमारे पास की ये वैल्यू हमारे पास आई सपोज कुछ 10 और ये वैल्यू आई 5 या 8, है ना, तो हमें पता लग गया ये दोनों साथ में नहीं चलेंगे, इस केस में साथ में चलेंगे, है ना। क्या यहाँ तक क्लियर है, बोलो 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 बोलो। ठीक है, तो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, इतना। तो अगर मैं तुमसे पूछूं नाउ माय सेकंड पार्ट टू यू, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अच्छा, और दूसरी चीज ये दोनों साथ में चलेंगे तो जो फ्रिक्शन लग रहा होगा ये स्टैटिक होगा। सर इज द कॉमन इन कॉमन एक्सेलरेशन हाउ 20 केम, दिस 20 इज द मास ना, टोटल मास 10 + 10, फोर्स उस पे ये लग रहा है, अगर दोनों साथ में चल रहे हैं तो साथ में चल रहे हैं तो टोटल मास आएगा ना, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, है ना। ओके, सो हमसे मैं तुमसे अब सवाल सुनना, दो दो चीजें पूछ, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन बाय बी ऑन ए, and second third part is find work done by friction by A on B। ये दो चीजें पूछी जा रही हैं। अच्छा बता पाओगे क्या जल्दी से, इसमें तो ऐसे टाइम नहीं लगना चाहिए, बट हाँ क्विकली कैन यू टेल। बहुत सिंपल है अब तो, व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वर्क डन बाय फ्रिक्शन बाय बी ऑन ए। यस फर्स्ट पार्ट इज राइट, अच्छा फर्स्ट राइट आ गया तो सेकंड भी राइट आ जाएगा। ओके, सर ऑलरेडी गिवन मी द आंसर, तो पहले इसका आंसर क्या आएगा, फ्रिक्शन इस पे आगे लग रहा है, यस। क्या ये आगे जा रहा है, यस बी आगे जा रहा है, तो फ्रिक्शन डायरेक्टली लिख रहा हूँ, फ्रिक्शन की वैल्यू आई है 50, डिस्प्लेसमेंट है उसका 2 मीटर, और दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए cos 0, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी +100। फर्स्ट पार्ट का आंसर दिस में जूल। सेकेंड पार्ट का आंसर फ्रिक्शन सेकेंड पार्ट पे बाई ए ऑन बी, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, हाँ मतलब बाय बी ऑन ए है ना, बाय बी ऑन ए, अच्छा ये माइनस होना चाहिए, उल्टा कर दो यार बस, उल्टा लिख दिया बस, केवल लिखा है यहाँ पे बस, बाय ए ऑन बी, बाय बी ऑन, है ना, बाय ए ऑन बी, बी पर आगे लग रहा है ना, और ए पर पीछे लग रहा है, 50 × 2 × cos 180, तो कैन आई से दिस विल कम आउट टू बी -100। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या इंपॉर्टेंट चीज, हमने दोनों वर्क डन निकाले, जो हमारे पास फ्रिक्शन लग रहा था वो लग रहा था स्टैटिक, ध्यान से देखो दोनों वर्क डन, नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर मैं तुमसे सवाल करता, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैन आई से इट इज कमिंग आउट टू बी 0, डन बाय फ्रिक्शन इस केस में इज कमिंग आउट टू बी 0, क्या सर हमेशा 0 आएगा, नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें याद रखनी है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 हो सकता है अगर वो स्टैटिक हो,
क्योंकि अगर वो स्टैटिक होगा तो वो इंटरनल फोर्स बन जाएगा और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा होगा, इसलिए वर्क डन बाय, इस केस में मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये स्टैटिक है। अगर ये काइनेटिक होता तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो जीरो होता। कैसे, देखो ऊपर वाले में ध्यान से, इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा था वो काइनेटिक था और उसका वर्क डन आ रहा था, कितना आ रहा था, इतना। ये सारी वैल्यूज दी होती तो हम निकाल लेते। सो आर यू गेटिंग द आइडिया, इट इज नॉट नेसेसरी, सो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि कैसे क्या हो रहा होगा। इट विल कि व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम इज गोइंग। क्या फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव आता है, दिख रहा है, आ रहा है यार। क्या फ्रिक्शन का वर्क डन निगेटिव आ सकता है, हाँ दिख रहा है, आ रहा है। क्या टोटल वर्क डन इंडिपेंडेंट जीरो भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लिटिल बिट कंफ्यूजन इन स्टैटिक एंड काइनेटिक, क्या कंफ्यूजन है बोलो जल्दी से। व्हाट एग्जैक्टली इज द कंफ्यूजन। जल्दी 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 लिखो, जल्दी 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 लिखो। व्हाट इज द डाउट। टू कैलकुलेट काइनेटिक फ्रिक्शन, यार बहुत आसान चीज है ना स्टैटिक। यार अच्छा जी, यार एक बार प्लीज, एक बार भरत सर वाला लेक्चर देखना, उसमें प्रॉपरली बताया गया है ना। दो टाइप के हमने फ्रिक्शन पढ़े हैं ना, स्टैटिक और काइनेटिक। प्राइमरी कंडीशन और काइनेटिक सबसे आसान होता है। क्यों, काइनेटिक फ्रिक्शन कब होता है, जब स्लिपिंग हो रही हो 100%, स्लिपिंग इज नीडेड। अगर स्लिपिंग हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स है, विच इज म्यू इनटू एन। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब हमारे पास उसके बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही हो बट टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग हो, है ना। जरूरी नहीं है कि स्टैटिक, इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा वेरिएबल होता है, जिसकी वैल्यू जीरो से म्यू एन के बीच में लाई करती है ना। तो यही हमें याद रखते हैं कि स्टैटिक में जीरो भी हो सकता है ना। स्लिपिंग इज, अच्छा इसकी कंडीशन छोटे से दो लाइन में लिख रहा हूँ, नो स्लिपिंग बट एंड टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग होनी चाहिए। ये दोनों चीजें, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग, स्लिपिंग नहीं है बट टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है, ठीक है, तब हमारे पास स्टैटिक लगता है ना। काइनेटिक कब लगता है, जब हमारे पास स्लिपिंग हो रही हो 100%। अच्छा अभी इस पे बहुत डिस्कस नहीं करते हैं, मतलब अभी बेसिक आइडिया समझ में आ गया किसको डाउट था जो भी, है ना। सो हमारे पास इस केस में हमने क्या किया, मैंने यहाँ पर स्लिपिंग नहीं हो रही थी तो हमने पक्के से स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। ऊपर वाले केस में हमारे पास स्लिपिंग हो रही थी इसलिए काइनेटिक लग रहा होगा। नॉर्मली हमारे लिए म्यू की वैल्यू सेम ही दी जाती है, थोड़ा सा चेंज होता है बट हमारे कैलकुलेशन के लिए मोस्टली इट इज गिवन एज सेम। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई, है ना। सो वही वाला आइडिया है कि मतलब हमारे पास जो नेट फोर्स लग रहा था, तो ये इसको मैं ऐसे भी बोल सकता था कि सर फ्रिक्शन तो इंटरनल फोर्स हो गया है ना, क्योंकि वो स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो दो ए, अगर देखो अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो ए और बी ऐसे बिहेव करें जैसे वो एक ही बॉडी का पार्ट हो। जब तक बी उस पर स्लिप नहीं करेगा तब तक वो दोनों साथ में चल रहे हैं। इफ दे आर गोइंग एग्जैक्टली इन द सेम डायरेक्शन, है ना, दे विल एग्जैक्टली बिहेव लाइक एक के ऊपर एक रखते हुए वो साथ में चलते जा रहे हैं। तो फ्रिक्शन काइंड ऑफ बिकम एन इंटरनल फोर्स, और इंटरनल फोर्स का वर्क डन हमेशा ही जीरो होता है यार, है ना। अच्छा इंटरनल फोर्स का वर्क डन हमेशा जीरो होता है फॉर द रिजिड बॉडी, है ना। अगर मेरी बॉडी का कई बार ना शेप चेंज होता है, मैं तुमसे बोलूँ आटे की एक बॉल है मेरे पास और मैं दबाना स्टार्ट करूँ तो उसका शेप चेंज हो रहा है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल फोर्स का वर्क डन जीरो होता है, मतलब वो रिजिड बॉडी है ना। मैं तो उसको दबाऊंगा तो उसका शेप चेंज ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार इंटरनल फोर्सेस के वर्क डन बॉडी का शेप चेंज कर देते हैं। इस केस में व्हेन वी आर सेइंग इट ओनली वैलिड फॉर रिजिड बॉडी। क्या यहाँ तक सारी चीज समझ में आई है। काफी अंधेरा हो रहा है, हाँ। क्या चीज समझ में आ गई ये वाली। एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट। जल्दी बताओ यहाँ तक क्लियर है। बिकॉज वी आर कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी है अभी तक, इतनी डिफरेंट डिफरेंट चीजें पढ़ी हैं। इम्पॉर्टेंट पार्ट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम समझना ध्यान से। फर्स्ट बेसिक आइडिया, इसके कुछ कुछ वेरिएशंस हैं, सबसे पहले समझते हैं कि हमें क्या बताया। जो जनरल फॉर्म ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम हमें बताया गया है वो ये बताया गया है कि वर्क डन by all forces is equal to change in kinetic energy. This is a very general, most general form of work energy theorem. And the thing that you have to remember,
इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है। दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म वेयर विल से कि एक बॉडी पर क्या बहुत सारे फोर्स लग सकते हैं। यस, 100% हम ऊपर देखते हुए आए हैं अभी। जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, अगर मैंने हर फोर्स का वर्क डन निकाला, हर फोर्स का वर्क डन निकाला और नेट वर्क डन कैलकुलेट करा और उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर करा, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब बेसिकली फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। अगर वो एक पार्टिकल है तो एक की कैलकुलेट करेंगे, दो है तो दो, हजार है तो हजार की। टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमने फोर्स का कैटेगराइजेशन करा है तीन पार्ट में। नॉर्मली ये कितने टाइप के फोर्स हो सकते हैं? एक हमने बोला है कंजर्वेटिव, एक बोला है नॉन कंजर्वेटिव, एक बोला है सूडो फोर्स। समझना ध्यान से, थोड़ा सा और उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि कब क्या जरूरत होने वाली है। ठीक है, वॉल नहीं है, डब्लू ऑल तो सुनो भी तो। वॉल लग रहा है तो बट सुनो भी तो कि क्या बोल रहे हैं। ओके, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव एंड सूडो फोर्स। अच्छा, पीएससी मतलब सूडो फोर्स की बात हो रही है। मेजरली जो हमारे सिलेबस में प्रॉब्लम आने वाले हैं उसमें सूडो फोर्स नहीं होता है। सूडो फोर्स का वर्क डन हमारे पास नॉर्मली जीरो होता है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज, इफ, जो कि नॉर्मली हो गई, मतलब तुम्हें यू वोंट गेट टू सी द प्रॉब्लम जहां पे सूडो फोर्स का वर्क डन है। तो इफ वर्क डन बाय सूडो फोर्स अगर जीरो है तो हमारे पास इक्वेशन थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है इन व्हाट, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू जीरो। हमें सर ये कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव नहीं पता है, दिस इज अ सेपरेट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जिसको हम अभी बाद में अच्छे से पढ़ेंगे। पहले अपने अपन बेसिक चीजें समझते हैं। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, कितने फोर्सेस हमने पढ़े हैं, समझना ध्यान से। जितने फोर्सेस हमने पढ़े हैं ना, उसके सबके बारे में एक बार बात करते हैं क्विकली। नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा है, एमजी पढ़ा है, फ्रिक्शन पढ़ा है, टेंशन पढ़ा है, और एक्सटर्नल पढ़ा है। अगर कोई इंसान की कोई फोर्स लगा रहा है, खींच रहा है, वो सब कर रहा है। ठीक है, समझना। और स्प्रिंग पढ़ा है, एक और पढ़ा है। अब समझना जो हमने अभी तक पढ़ा है क्या और भी फोर्सेस आ सकते हैं? हाँ, आते जाएंगे। पूरे फिजिक्स में बहुत डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस आते जाएंगे, बट दिस विल ऑलवेज बी वैलिड, बिल्कुल। समझना, तो पहली चीज नॉर्मल रिएक्शन हमने वर्क डन निकालना सीखा है। अच्छा, बेसिक आइडिया से समझ लो तुम, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो वाले फोर्सेस होते हैं बिल्कुल जनरल फॉर्म, जिनकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है। समझना, ऑल द फोर्सेस जिनके पोटेंशियल, बहुत सिंपल लैंग्वेज में याद ही रख लेना, जिनके जिनके भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है वो सब कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। हमने कौन से पढ़े हैं पोटेंशियल एनर्जी के? केवल ये दो, स्प्रिंग फोर्स और एमजी। तो याद रखना कि ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स और एमजी हमारे कंजर्वेटिव फोर्स है। उसके अलावा जितने भी फोर्सेस है वो नॉन कंजर्वेटिव है। दिस इज नॉन कंजर्वेटिव, फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, टेंशन इज नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल फोर्स इज ऑल्सो नॉन कंजर्वेटिव। समझना अब ध्यान से। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स, सर एमजी भी तो एक्सटर्नल ही होता है, नॉर्मल भी तो एक्सटर्नल हो सकता है, टेंशन भी एक्सटर्नल ही है। यहाँ पे मैं एक्सटर्नल उन फोर्सेस को बोल रहा हूँ जो कोई इंसान लगा रहा है, पुश कर रहा है या पुल कर रहा है, जो इनके अलावा वाले फोर्सेस है उसको मैं भी एक्सटर्नल फोर्स बोल रहा हूँ। सबसे पहले अच्छा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि दिस इज द इक्वेशन जो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज होती है, तो वो एनर्जी कंजर्वेशन समझना है कि कैसे अप्लाई करें। ठीक है, अच्छा तो अभी हमने क्या चीज बोली? हाँ, तो हमने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव डिफाइन करे। बेसिक आइडिया में समझ लेना कि कंजर्वेटिव फोर्सेस वो वाले फोर्सेस होते हैं जो कि अम, जिनका पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है। ठीक है, वो सारे फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, तो सर हम क्या करें? एक इंपॉर्टेंट चीज समझना, इसका एक और वेरिएशन कैसे आ रहा है अभी मैं एक प्रॉब्लम के थ्रू बताऊंगा। तो एक चीज और याद रखने वाले हैं हम, that conservative forces माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होते हैं। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दैट कंजर्वेटिव फोर्सेस किसके लिए डिफाइन है? अभी अभी बात करी, कंजर्वेटिव फोर्सेस केवल उनके लिए ही डिफाइन है जिनके लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मुझे पता है। वही सारे फोर्सेस हैं। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस नथिंग बट इट इज माइनस ऑफ डेल्टा यू। व्हेन आई एम सेइंग माइनस ऑफ डेल्टा यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इस माइनस को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो बेसिकली ये लिखा क्या है? यू आई माइनस यू एफ। दिस इज द कंजर्वेटिव फोर्स। जहां पे हमें जरूरत पड़ेगी तो वी कैन यूज दिस थिंग ऑल्सो। अभी बिल्कुल छोटे छोटे प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं एंड पहले इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको समझते हैं। अच्छा, पहले अभी यहाँ तक की कहानी समझ में आई सबको बिल्कुल अच्छे से? क्विकली क्विकली क्विकली।
ठीक है, कोई भी फोर्स जो तुम्हें नहीं पता है, कोई भी फोर्स जो तुम्हें नहीं पता है वो सारे नॉन कंजर्वेटिव में आएंगे। ऑल द फोर्सेस विच यू डोंट नो, है ना, वो सब नॉन कंजर्वेटिव। जैसे मैं एक बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूँ, उसको मैं दो तीन तरीके से बताता हूँ। हाउ सूडो इज जीरो, सूडो हमारे पास है ही नहीं, सूडो तो नॉन नर्शल फ्रेम में होता है ना, तब सूडो। हाउ सूडो इज जीरो नहीं, मैंने इफ सूडो इज जीरो लिखा है। अगर हमारे पास सूडो फोर्स नहीं है तो उसका वर्क डन भी जीरो होगा। ओके, समझना ध्यान से। सपोज हमने एक ब्लॉक को एच हाइट से इनिशियल वेलोसिटी से ड्रॉप करा और मुझे पूछा गया कि बताओ इसकी काइनेटिक फाइनली कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। सर ये तो बहुत आसान सवाल है, हमने काइनेमेटिक्स में करा हुआ है, हमें नहीं करना। सुनना ध्यान से, वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, बिल्कुल ध्यान से। एक एक ब्लॉक को मैंने एच हाइट से रिलीज करा, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग उसकी एनर्जी क्या होगी। मैं तुमसे पूछूं इस पे कितने फोर्सेज लग रहे हैं, तुम बोलोगे सर एमजी लग रहा है। अगर मैं तुमसे दूसरा सवाल करूं, हमने क्या सर हमने फॉर्मूला पढ़ा है, बिल्कुल जनरल सारी चीजें बता रहा हूँ। एक वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेज सर एक ही लग रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है क्या उसी डायरेक्शन में हमारा ब्लॉक जा रहा है। यस। तो कहना से उसका वर्क डन कितना हो जाएगा, एम इंटू जी इंटू एच के बराबर, है ना। कॉस जीरो का फैक्टर आएगा क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इज इक्वल टू डेल्टा के। क्या उसकी इनिशियल, उसकी वेलोसिटी जीरो है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। फाइनली अगर वो v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, हमने लास्ट टाइम मैंने काइनेटिक एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो है। क्या एम और एम गायब हो गया, यस। तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई अंडर रूट टू जी एच। याद करने की कोशिश करो, ये चीज हमने ऑलरेडी काइनेमेटिक्स में पढ़ी हुई है कि अगर एक एच हाइट से हम ब्लॉक को ड्रॉप करते हैं, वहां पर हमने वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस टू एस लगाया था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर वाला, राइट। यहाँ पर हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम इस जगह पे कैसे अप्लाई कर रहे हैं, किसी को डाउट। बहुत ही आसान है सर, इसमें क्या डाउट होगा हमको, थोड़ा मुश्किल प्रॉब्लम दो, बोलो। क्या ये समझ में आ रहा है हाउ आई एम अप्लाइंग दिस इक्वेशन, क्योंकि एक ही फोर्स लग रहा था और कोई लग ही नहीं रहा था। मतलब उसकी जो वेलोसिटी होगी बिफोर स्ट्राइकिंग इज दिस। क्लियर। वन बाई टू कैसे है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था। अच्छा, अगर किसी को पुरानी चीज में डाउट है प्लीज, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, अनुज ये पुरानी चीजें बिल्कुल नहीं पूछोगे तुम, जो चीजें पढ़ी हुई हैं प्लीज रिवाइज, अगर डाउट हो रहा है तो। दूसरी चीज, अगर मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ सेम प्रॉब्लम, ध्यान से समझना। तो मतलब अगर मैं एच हाइट से ड्रॉप कर रहा हूँ तो वो अंडर रूट टू जी एच आ रही है। मैंने बोला मैंने एक एम मास को एच हाइट से फिर से ड्रॉप करा। हमें प्रॉब्लम में गिवन है कि जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग हमने कैलकुलेट करा, तो देखा क्या कि उसकी वेलोसिटी, उसकी जो वेलोसिटी है बिफोर स्ट्राइकिंग आ रही है अंडर रूट जी एच। ये हमें गिवन है और हमें बोला गया है कि हमने उसको रिलीज करा है, ठीक है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है, हमको बोला गया फाइंड वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। जैसे ही तुम ये पढ़ोगे ना, तुम जैसी प्रॉब्लम पढ़ोगे, फाइंड वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स बताना है। ओके, माय क्वेश्चन टू यू नाउ इज, समझना फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। हमें बोला गया कि हमने एक एच से ड्रॉप करा, अगर कुछ भी नहीं होता दुनिया में, केवल एक ही फोर्स लग रहा होता, तो उसकी वेलोसिटी क्या आती है, अंडर रूट टू जी एच। हमने देखा उसकी वेलोसिटी कम आ रही है, मतलब ऐसा कुछ हो रहा होगा समथिंग लाइक, जो एयर हमें ड्रैग, एयर ड्रैग का जो फोर्स होता है, अगर हम एक पेपर को ड्रॉप करें एक्चुअली, है ना। तो ध्यान से देखो, ये एक्चुअली गैलीलियो वाला एक्सपेरिमेंट था कि जहां पर उसने एक हैमर और एक फेदर गिराया था ना, क्योंकि वो मास से इंडिपेंडेंट आ रहा है। मतलब मैं अगर एक फेदर गिराऊं और एक हैमर गिराऊं, दोनों को सेम वेलोसिटी से पहुंचना चाहिए, ठीक है। बट प्रैक्टिकल जिंदगी में क्यों नहीं होता है, क्योंकि फेदर बहुत लाइट होता है और उस पर एयर ड्रैग के फोर्स एक सफिशियंट लगते हैं, राइट। तो अभी मुझे बताओ कि अगर इसकी वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग अंडर रूट जी एच है, तो फाइंड द वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। एक बार पहले तुम ट्राई करो, फॉर्मूला क्या यूज करना है, ये वाला। टेल एम गिवन है, एच गिवन है, ये वेलोसिटी है, जी तुम्हारे पास हमेशा है ना। इन्हीं के टर्म्स में आंसर आना चाहिए। बताओ क्या लग रहा है, क्या आएगा आंसर। सर आप ही बता दो। टेक 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 1 मिनट एंड सॉल्व इट। सोचो क्या आएगा।
कोई तो बताओ आंसर क्या रहा होगा। सर आप ही बता दो ना। तो कोई तो आई वांट प्लीज वन आंसर। जल्दी 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 जल्दी। We got one right answer. Very good. Very 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 good. Okay. वेरी गुड ओके। अच्छा। वेरी गुड डन। हमने क्या पढ़ा, हमने तो यार एक ही चीज पढ़ी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। क्या यही फॉर्मूला पढ़ा हमने, और तो कुछ पढ़ा ही नहीं। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या 100% mg लग रहा है? हाँ लग रहा है 100%। रेजिस्टिव फोर्स कहाँ लग रहा होगा सर, हमें तो पता नहीं कहाँ लग रहा होगा। क्या अगर हमारा ब्लॉक बिल्कुल नीचे जा रहा है तो एक्चुअली मैं बता दूं कि हम उससे भी पता कर सकते हैं, बट हमें वर्क डन पता करना है। अच्छा मैं तो बोलूँ मुझे पता ही नहीं। रजिस्टर फोर्स पूछा गया है, मतलब पक्के से लग रहा होगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ऑल फोर्सेस में एक mg का वर्क डन निकाल लेते हैं। ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स के लिए r लिख रहा हूँ। ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन टोटल यही दो फोर्सेस लग सकते हैं, क्योंकि हमें mg तो दिख ही रहा है और रेजिस्टिव फोर्स पूछा गया है। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज फाइनल माइनस इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल है ना। हमें फाइनली उसकी वेलोसिटी दी गई है, यस विच इज दिस। तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर विच इज अंडर रूट ऑफ जी एच का होल स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर, वी हमें गिवन है। इनिशियली हमें गिवन है कि वो ड्रॉप कराए तो ये जीरो हो जाएगा। तो कहने से ये राइट हैंड साइड वाला टर्म कह रहा है एम इंटू जी एच। एम जी का वर्क डन, फोर्स जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में ब्लॉक जा रहा है क्या। तो वर्क डन बाय एम जी क्या हो जाएगा, एम इंटू जी इंटू एच प्लस डब्ल्यू आर वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू हाफ एम जी एच। देखो ध्यान से, रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन कहने से इसको मैं लेफ्ट में लेकर जाऊंगा, नहीं सॉरी, एमजीएच को राइट में लेकर जाऊंगा, तो कहने से एमजीएच माइनस एमजीएच बाई टू, तो माइनस एमजीएच बाई टू आ जाएगा। सो दिस इज माय राइट आंसर। बोलो अभी क्लियर हो रहा है? एक बार देखो ध्यान से, राइट इट डाउन इन योर बुक। समझ समझ के लिखो कि मैंने सारे स्टेप यहाँ से यहाँ तक सारे स्टेप्स लिखे कैसे। बताओ। देखो ध्यान से आराम से। एनी डाउट? देखो आराम से, तभी अगला वाला पार्ट समझ में आएगा। एनी डाउट? देखो आराम से, कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पार्ट जो नहीं समझ में आया, जल्दी से बताओ। तभी आगे की चीजें थोड़ी सी समझ में आएंगी बेटर। एक एक बहुत धीरे धीरे हम उसको एक एक चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि कैसे यूज करना है वर्क डन बाय आउटपुट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बढ़े आगे। आगे प्रॉब्लम क्या है बताओ। सही है। ओके। सिंपल सा प्रॉब्लम है अगला वाला। हमारे पास एक रस्सी, एक जगह पे मैंने हुक लगाया हुआ है रस्सी पे, यहाँ पर एक एम मास का ब्लॉक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एन। हम उसको रिलीज करने हैं लाइक दिस। हमें पता है अगर हम किसी चीज को रिलीज करते हैं तो अगर इस टाइप की सिचुएशन है तो सर्कुलर मोशन में घूमेगी लाइक दिस, यहाँ से ऐसे जाएगी। जब वो अपने बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे है, हमसे पूछा गया है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी। बताओ यार, सब लोग एक बार ट्राई करो, डोंट वेट फॉर मी कि मैं सोल्यूशन लिख दूंगा तुम पहुंच जाओगे। ट्राई करो एक बार जल्दी से। क्विकली। बताओ 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 बताओ।
है बहुत छोटी सी चीज, बट उसको समझना पड़ेगा कि हाउ वी आर अप्रोचिंग द प्रॉब्लम। किसी का आ रहा है, आंसर आ रहा है? anyone is getting the answer? किसी का आंसर नहीं आ रहा है? अच्छा, पहली चीज मुझे कोई ये बताएगा कि इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं। क्विकली टेल मी, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक। इसके एफबीडी में कितने फोर्सेस होंगे? दो। वेरी गुड। कौन कौन से? टी एंड एम जी। चलो अच्छा, यहाँ तक कहानी सबको समझ में आ रही है। वेरी गुड। अच्छा चलो, एम जी इधर लग रहा है, टी इधर लग रहा है। थोड़ी देर में ये ब्लॉक कहाँ पहुंचेगा? किसी जनरल पोजीशन पे, यहाँ। क्या एम जी की डायरेक्शन सेम है? हाँ, एम जी की डायरेक्शन तो जिंदगी में हमेशा ही सेम होती है। क्या टेंशन की डायरेक्शन चेंज हो गई? यस। नाउ ट्राई टू रिमेम्बर द लास्ट क्लास। मैंने क्या बोला था? अगर ये कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जितने भी लग रहे होते हैं, नेट वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा जीरो होता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है और ब्लॉक हमेशा उसके परपेंडिकुलर जाता है। तो कहना है इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है? टेंशन। तो अच्छा एक मिनट, पहले तो ये लिख दो। सर ये बार बार हमें याद हो गया है, क्यों लिख रहे हो? बोल दो एक बार कि याद हो गया है। ओके, कितने फोर्सेस लग रहे हैं? टी और एम जी। हम दोनों का वर्क डन निकाले अलग अलग, और उसको हम के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल के बराबर कर दें, तो हमारा जिंदगी में काम चलना चाहिए। क्या हर इंस्टेंट पे टेंशन एंड ब्लॉक, क्या उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है? तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ वर्क डन बाय टेंशन जीरो होगा डायरेक्टली? इस केस में जिंदगी हमेशा होगा नहीं, ये हमने लास्ट क्लास में देखा हुआ है। पुली वाले प्रॉब्लम में हमने देखा था लास्ट क्लास में कि ब्लॉक ऊपर जा रहा था तो वर्क डन बाय टेंशन कुछ आ रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड। इस केस में वर्क डन बाय टेंशन डायरेक्टली कहना से जीरो होगा। एनी डाउट इन दिस? किसी को इस पार्ट? अच्छा, जो इंडिपेंडेंट छोटे छोटे पार्ट बताता हूँ मैं, ये वाले, है ना, तो उसको समझने की कोशिश किया करो, बाकी सबका मिक्स ऑफ द प्रॉब्लम है। सो वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो। एमजी के बारे में एक बहुत अच्छी बात बताई थी। क्या क्या एमजी का वर्क डन निकालने का सिंपलेस्ट तरीका क्या है कि एमजी के डायरेक्शन में ब्लॉक हमारा कितना मूव कर रहा है। ब्लॉक हमारा इस लेवल पे है, ठीक है, समझना। फाइनली इस लेवल पे पहुंच रहा है। एमजी के डायरेक्शन में कितना मूव हुआ? इतना। क्या वो एल के बराबर होगा? वर्क डन बाय एमजी ऑलवेज गिवन बाय एमजी के डायरेक्शन में वो कितना मूव हो रहा है। अच्छा, अब तो बता दिया, चलो आंसर आ गया, बट लेकिन हाँ तो हो ही गया ना सॉल्व। एमजी के डायरेक्शन में हमारा ब्लॉक कितना मूव कर रहा है? यस वैष्णवी, दिस इज राइट, बट हाँ, एमजीएल काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ एम वी। जो मुझे निकालना है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, रिलीज ही करा है जीरो। समझा ना ये वाली चीज, है ना? तो हमारे पास क्या जाएगा? एम और एम गायब, अंडर रूट टू जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई, मतलब हमारे सर ऊपर वाले प्रॉब्लम में जो फर्स्ट प्रॉब्लम करा, वहां पर भी एच हाइट से रिलीज करा तो भी वेलोसिटी वही आई थी, अंडर रूट टू जी एच। एच की जगह अगर एल लिख देता, यहाँ पर भी वही आई। मतलब क्यों आई, है ना? इसको जनरलाइज ऐसे मत कर देना कि यार आ ही रही है ना? क्योंकि और कोई फोर्स का वर्क डन ही नहीं हो रहा है। वहां पर भी केवल एमजी का काम कर रहा था, यहाँ पर भी केवल एमजी काम कर रहा है। फोर्स अलग लगने लगा, एक और टेंशन, है ना, बट उस टेंशन का वर्क डन जीरो है। सो कैन आई से वेलोसिटी इज कमिंग आउट टू बी द सेम? बोलो 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 बोलो। डाउट 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 डाउट। जल्दी बताओ, किसी को डाउट लग रहा है अभी? इक्वेशन समझ में आ रही है? धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। इक्वेशन लिखना समझ में आ रहा है क्या? एनीवन जिसको इक्वेशन लिखने में तकलीफ हो रही हो? समझे? गेटिंग द आइडिया? मेरी वॉइस लो है, अपना वॉल्यूम बढ़ा लो। टर्न अप द वॉल्यूम। लो, मैंने दूसरा भी लगा लिया। ओके। हाँ, आई बेटर। अच्छा सुनो, पहले एक बार जल्दी से, क्या इस इक्वेशन को लिखने में तकलीफ किसी को लग रही है? बढ़े आगे? बढ़े। ओके, अगला प्रॉब्लम।
हमें एक m मास का ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे रखा था थीटा एंगल पे, है ना, एंड दिस इज द रफ सरफेस जहां पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया गया है म्यू के बराबर। रफ सरफेस मतलब म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है। तो अगर हम किसी ब्लॉक को ऊपर फेंकेंगे इंक्लाइन प्लेन पे तो कहीं ना कहीं जाके रुकेगा ना सर। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगा, जिंदगी भर तो ऊपर चलता नहीं रहेगा। ये तो बेसिक फील बताती है मुझे कि पहाड़ों पे, नॉट पहाड़ों पे या कहीं पे भी, हाँ, गाड़ी अगर मैं बंद कर दूं इंजन, गाड़ी पहले अगर ऊपर जा रही थी तो कहीं ना कहीं जाके रुकती है। बट अभी यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि तुम काइनेमेटिक्स से प्रॉब्लम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट आई वांट यू टू डू इट बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। फाइंड एक्स जहां पर ब्लॉक रुक जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। रुक जाएगा मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो आ रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई है, ठीक है। फाइंड एक्स यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम when block will stop, block will stop, stop। अच्छा, मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, आई ओनली वांट कि तुम केवल इक्वेशन लिखने की कोशिश करो। एटलीस्ट ट्राई टू राइट डाउन द इक्वेशन, है ना। मैंने वैल्यूज नहीं दिए, मैं केवल चाहता हूँ कि तुम इक्वेशन लिखो। ठीक है, बता जल्दी से क्या। बोलो 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 बोलो, मतलब बोलो क्या, हाँ, टेक 1 मिनट इन सॉल्व इट। अच्छा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि तुम्हें आंसर चैट में देने में दिक्कत हो, क्योंकि कहानी इक्वेशन लिखने की बता रहा हूँ, है ना। आई जस्ट वांट कि एवरीवन प्लीज राइट डाउन द इक्वेशन सो दैट जब मैं बताऊं कि तुम एक बार लिखने का ट्राई करो इस इक्वेशन को भी। बिल्कुल छोटे छोटे से प्रॉब्लम है ये, है ना, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ टू अप्लाई द इक्वेशन। और जो मुश्किल प्रॉब्लम होते हैं सच में केवल इन्हीं चीजों को ना मिक्स कर दिया जाता है। हर बार है वही टेंशन वर्क डन निकालो, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन हो सकता है, फ्रिक्शन का वर्क डन हो सकता है, और उस जितने ज्यादा फोर्सेस उतने ज्यादा वर्क डन निकालने पड़ेंगे। बट इफ यू आर कंफर्टेबल in निकालोइंग द वर्क डन ऑफ इंडिविजुअल फोर्स, then your job is done। अरे किसी ने आंसर ही लिख के बता दिया। ओके, बहुत छोटी सी गलती करी, बहुत, नहीं नहीं, बहुत छोटी सी नहीं, दो गलतियां करी तुमने। नहीं, तुम्हें ब्रैकेट है क्या, एक्चुअली मैं इक्वेशन समझ नहीं आ रही है, कहीं पे ब्रैकेट है क्या वो, x, दो छोटी गलतियां हैं एक्चुअली इसमें। इक्वेशन इज समथिंग लाइक दिस, बट अभी एग्जैक्टली राइट नहीं है। यार अभी यार एक्चुअली इसमें समझ नहीं आ रहा है, बट आई थिंक दिस इज राइट व्हाट यू हैव रिटन नाउ। नाउ दिस इज मोस्टली इट्स लुकिंग राइट। ओके, हमने क्या बोला सर, इतनी देर से हम एक ही चीज बोल रहे हैं क्या, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यही तो बोल रहे हैं हम। ओके, पहली चीज क्या, हमें ये पता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। तो सर पहले बताओ तो कितने फोर्सेस लग रहे हैं, एम जी, यस 100%। नॉर्मल रिएक्शन 100%। ब्लॉक हमारा स्लिप कर रहा है क्या, यस, दिख रहा है कि वो ऊपर जा रहा है तो स्लिप कर रहा है तो फ्रिक्शन। इसी, इसके अलावा भी कोई फोर्स लग रहा है क्या या नहीं लग रहा है, इज देयर एनी अदर फोर्स दैट इज एक्टिंग हियर।
कोई और फोर्स लग रहा है, ऐसा लग रहा है, मतलब किसी को ऐसा लग रहा है क्या कि कोई और फोर्स लग रहा होगा? श्योर? टेंशन कहाँ से आ गया इसमें? टेंशन है कहाँ? दिख रहा है कहीं? रस्सी दिख रही है तुम्हें क्या? अच्छा, बिना सोचे समझे मत बोला करो, कहीं दिख रही कोई रस्सी? टेंशन कब आता है पिक्चर में? अच्छा, किसी को कोई और फोर्स दिख रहा है? नहीं। तो हमने क्या बोला? ऑल फोर्सेस। अगर मैं सबका वर्क डन निकाल लूं तो मेरा काम चल जाएगा जिंदगी में। हाँ, चल ही जाएगा। ऑल फोर्सेस कहना है से, यहाँ पे ऑल फोर्सेस में क्या है? mg है, नॉर्मल रिएक्शन है और फ्रिक्शन है। क्या हमने सबका अलग अलग पढ़ा है? सर पढ़ा तो है, अब याद का पता नहीं। के डेल्टा के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। फाइनली काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक रुक रहा है तो ये तो जीरो है। ठीक है। अच्छा, है ना अभी? और दूसरी, आउट ऑफ दिस क्या कोई और चीज भी जीरो है? क्या पूछा हूं मैं? ये 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 और ये चीज बची। नॉर्मल, वेरी गुड। चलो, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन जीरो है। क्यों? क्योंकि यार नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, ब्लॉक ऐसे जा रहा है, तो ये चीज भी जीरो में भाग गई। ओके। नेक्स्ट थिंग, एमजी। एमजी को वर्क डन कैसे निकाले? ओहो, काफी तकलीफ लग रही है जिंदगी में निकालने में। हमने क्या किया, एक काम करते हैं कि एमजी का वर्क डन निकालने के लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं। विच राइट एंगल ट्रायंगल? तो मैं तुम्हें केवल दिखा रहा हूँ, वैसे तुम्हें समझ में आ रहा होगा मोस्टली कि एमजी का वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास क्या कहानी होती है कि एमजी के डायरेक्शन में मैं कितना मूव करा। अभी तो मैं एमजी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो वर्क डन बाय एमजी डायरेक्टली क्या मैं बोल सकता हूँ? माइनस एमजी एच हो जाएगा। एच का काम कौन करेगा? ये वाला, है ना? अगर हमारा ब्लॉक एमजी के डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस एमजी है। ऊपर जा रहा है, कितना भी जा रहा हो, कैसे भी इधर उधर अजीब से जा रहा हो, इन द डायरेक्शन ऑफ एमजी, पैरेलल और एंटी पैरेलल, है ना? अगर ऊपर जा रहा है तो कहने से मेरा वर्क डन ऑफ एमजी यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस एमजी एच हो जाएगा। ये हमने कल देखा है दो तीन प्रॉब्लम में, राइट? प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। क्या फ्रिक्शन जो हमारा लग रहा है, क्या स्लिपिंग हो रही है? हाँ, स्लिपिंग होती है तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लगता है। हाँ, कितना लगता है? म्यू इंटू एन। एन का काम कौन कर रहा है? ये तो हमने अभी ऊपर वाले प्रॉब्लम में देखा, एम जी कॉस थीटा। फ्रिक्शन के डायरेक्शन में कितना जा रहा है? वो एक्स। बट कहना है सब एग्जैक्टली ऑपोजिट जा रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास कॉस थीटा का भी टर्म आएगा। थीटा का काम कौन कर रहा है? 180 इज इक्वल टू, ये मैंने mg का लिखा, भी सारी चीजें रिप्लेस करते हैं लोग जेट में, है ना? ये फ्रिक्शन का लिखा, माइनस साइन एक ऑलरेडी है यहाँ पर, माइनस के ई। ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल तो जीरो हो चुकी थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर। क्या हमारा आंसर आ गया? यस, बिल्कुल 100%। सर एच तो दिया नहीं है, देखो ध्यान से। अच्छा, पहले जो कैंसिल हो रहा है उसको काटो, क्यों जबरदस्ती दोबारा लिखे? एम गायब, एम गायब, एम गायब, तो यहाँ पर आया माइनस जी एच। ये हमारे पास थीटा है, ये हमारे पास एक्स है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? एच अपॉन एक्स। तो एच की वैल्यू को एक्स साइन थीटा लिख सकते हैं। यस, बिल्कुल। माइनस माइनस को लिख दिया सर, कॉस 180 माइनस वन होता है तो उसको माइनस लिख दो। म्यू जी कॉस थीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ एम, कैंसिल हो गया यू स्क्वायर। सी दिस इक्वेशन केयरफुली, सारे माइनस कैंसिल हो जाएंगे। किसी को ऐसा लगे सर माइनस में कैसे आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट में आ ही नहीं रहा है, सब माइनस कैंसिल हो रहे हैं। इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लो, हमें एक्स ही तो निकालना था, एक्स कॉमन ले लो, पूरी चीज को डिवाइड कर दो बस यहाँ पे। क्या मेरा उत्तर आ जाएगा? बोलो 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 बोलो। वर्क डन बाय एमजी। एमजी का वर्क डन तो बहुत आसान है यार। एमजी का वर्क डन कहाँ से देखे बताओ? ये वाले प्रॉब्लम में तुम्हें एमजी का वर्क डन समझ में आया था? एमजी नीचे लग रहा था, ब्लॉक भी नीचे जा रहा था, बट एमजी के डायरेक्शन में ब्लॉक कितना गया था? एच। ये समझ में आया था इंग्लिश, है ना? अभी कहाँ जा रहा है? ब्लॉक ऊपर जा रहा है, एमजी नीचे लग रहा है, ब्लॉक जा रहा है ऊपर, बट एमजी के डायरेक्शन में, मतलब इस लाइन के अलोंग कितना जा रहा है ब्लॉक ऊपर? इतना, है ना? तो mg और h के बीच में एंगल कितना है? 180। तो cos 180 वो माइनस 180 का माइनस वन का टर्म आएगा, तो उसमें डायरेक्टली माइनस लिख दिया। बट वहां पे h का टर्म आएगा, राइट? h की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? h अपॉन x। देख देख देख, तो h की वैल्यू क्या आ गई? x साइन थीटा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में यार, बेसिक मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री। एनी डाउट किसी को? और प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट गो इन द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के लिए गेट टू सी बहुत सारे प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं।
सी द पार्ट जहां पर कुछ भी डाउट हो रहा हो इन टर्म्स ऑफ ये हाउ डिड आई राइट द इक्वेशन। बढ़े आगे, है ना? ओके, ये प्रॉब्लम बहुत बार देखा है, यस 100%। ये एटवुड पुली वाला प्रॉब्लम है, मैंने ही शायद 2-3 बार बताया है, और 100% तुमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में देखा हुआ है। ओके, क्वेश्चन इज, हमने वहां पर जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते थे तो हम वहां पे मेनली एक्सेलरेशन की बात करते थे। यहाँ पे मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, अच्छा मैंने पूरा स्टेटमेंट लिखा नहीं। दो ब्लॉक है, M2 बड़ा है मतलब M2 नीचे जा रहा होगा, M1 ऊपर। फाइंड द वर्क स्पीड ऑफ बोथ द ब्लॉक्स व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ M2 कितना ले, x ही ले लेते हैं, h ले लेते हैं। व्हेन डिस्प्लेसमेंट M2 इज h इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बहुत बहुत क्या बहुत आसान सवाल है। व्हेन आई विल टेल यू तो पक्का बहुत आसान है। तुम कर पाते हो या नहीं, ये सवाल है। कोई बताएगा? तो हम तो नहीं बताएंगे, आप ही बता दो। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, क्या सबको ये बात, बेसिक बात ये समझ में आती है क्या कि, और वो तो बहुत ही बेसिक है, शायद इतना तो समझ में आई गई, अगर M2 मेरा h नीचे जाएगा तो क्या M1 ऊपर जाएगा? नहीं तो रस्सी टूट जाएगी ऑब्वियसली। इसमें किसी को कोई तकलीफ इस बात में? जितना M2 नीचे जाएगा उतना ही M1 ऊपर जाएगा। माय क्वेश्चन टू यू, डू यू रिमेम्बर लास्ट क्लास में हमने एक प्रॉब्लम करा था, क्या हमने आज ही करा होगा, नहीं लास्ट क्लास में करा था। लेट मी क्विकली, लास्ट क्लास हमारी कब हुई थी यार? पता नहीं कब हुई थी, 13th को हुई थी, यस। डू यू रिमेम्बर वी हैड डन वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, तब सेम प्रॉब्लम लिया था हमने। हमने बोला था वर्क डन बाय टेंशन ऑन 10 kg ब्लॉक, वर्क डन बाय टेंशन ऑन 5 kg ब्लॉक। जब हमने निकाला दोनों वैल्यू एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट आई थी, तब मैंने एक चीज वहां पर बताई थी कि टोटल वर्क डन बाय टेंशन अगर वो इंटरनल फोर्स की तरह था तो इट केम आउट टू बी जीरो। याद है? क्योंकि जितना एक पर ऊपर लग रहा है और ब्लॉक नीचे जा रहा है, उतना ही दूसरे पर ऊपर लग रहा है और ब्लॉक ऊपर जा रहा है। तो वर्क डन बाय टेंशन केम आउट टू बी एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। मैं निकाल सकता हूँ, यस बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्या मैं निकालूंगा? नहीं। तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ, अब कहाँ गया, इसमें फोर्सेस कितने लग रहे हैं, क्योंकि मुझे इवेंचुअली फॉर्मूला क्या बताया गया, यही बताया गया ना, इज इक्वल टू दिस। तो मुझे ऑल फोर्सेस में कितने फोर्सेस जितने लग रहे हैं सब लेने पड़ेंगे, है ना? तो अब मैं तुमसे बोलूं M2 पर कितने फोर्स लग रहे हैं, तो मैं बोलूंगा M2 इंटू जी। टेंशन ऊपर लग रहा है,
M1 पे कितने फोर्स लग रहे हैं, M1 इंटू जी, टेंशन ऊपर लग रहा है। और कोई फोर्स लग रहा है क्या M1 और M2 पे मिला के? ना। तो या तो मैं टेंशन का वर्क डन M2 के लिए अलग निकालूं, M1 के लिए अलग निकालूं, पर मुझे पता है कि वो इंटरनल फोर्स है, तो क्या मैं यहाँ पर वर्क डन ऑफ टेंशन M1G M2G इन सब का वर्क डन इज इक्वल टू इसके बराबर करूं और तुमसे बोलूं कि यार ये जीरो हो गया है, बाय व्हाट लॉजिक, बाय पुराने वाला लॉजिक, लास्ट क्लास वाला। क्या मैं लिख सकता हूँ या मैं निकालूं और फिर बोलूं? नहीं सर, अब आप बोल रहे हो तो सही हो गई। दिख रहा है यार, वैसे टी ऊपर लग रहा है, एच ऊपर जा रहा है, तो वर्क डन बाई टेंशन ऑन M1 प्लस टी इंटू एच आएगा, वर्क डन बाई टेंशन ऑन M2 माइनस टी एच आएगा, तो वो वैसे ही जीरो हो जाएगा इंटरनल फोर्स टाइप से। क्या क्लियर है यहाँ तक कहानी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नो मतलब? नहीं, अच्छा ये पुराना नो है, सॉरी। हाँ, क्लियर है ना ये? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इज दैट क्लियर? उसके बाद आगे बढ़े हम। गाइस प्लीज क्विकली क्विकली रिस्पॉन्ड, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्या वर्क डन बाय टेंशन जीरो? सही है। एम जी, क्या एम जी के ही डायरेक्शन में, एम टू जी के ही डायरेक्शन में जा रहा है ब्लॉक हमारा एच नीचे? हाँ। तो कहना है से वर्क डन बाय एम टू जी प्लस एम टू जी इंटू एच हो जाएगा। एम टू जी और एच नीचे जा रहा है। एम वन जी के लिए M1G नीचे लग रहा है, H ऊपर जा रहा है, तो कहने से मैं इसको माइनस M1GH लिख दूं। सर आप बार बार, अब सर cos जीरो cos 180 क्यों नहीं लिख रहे हो? इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। आई होप नाउ यू आर कंफर्टेबल बाय नाउ कि अगर mg के डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो cos जीरो का टर्म आ रहा है, mg के एग्जैक्टली ऊपर जा रहा हूँ तो हमारे पास cos 180 का टर्म आ रहा है, तो -1। क्या इस चीज में भी कंफर्टेबल हो गए हो तुम? यस, स्टिल यू वांट, आई कैन राइट द फुल थिंग, है ना? cos जीरो का टर्म लिखूंगा एक बार, cos 180 का लिखूंगा, फिर उसको -1 लिखूंगा। चलेगा यहाँ तक? सही है। काइनेटिक एनर्जी, जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो किसकी काइनेटिक एनर्जी? दोनों की काइनेटिक एनर्जी। क्या हमने न्यूटन्स लॉ में ये पढ़ा है कि जितनी स्पीड से ब्लॉक ये वाला हमारा नीचे जाएगा उतनी स्पीड से ही ये वाले ब्लॉक को ऊपर जाना पड़ेगा? नहीं तो क्या फिर से रस्सी टूट जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m2 v² प्लस हाफ m1 v²। सर आपने दोनों सेम कैसे लिख दिए? अगर सेम नहीं होंगे, दिस इज कंस्ट्रेंट मोशन, तो दोनों की रस्सी टूट जाएगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, यस बिल्कुल पूरी तरह से जीरो है। तो कहना है से यहाँ से मेरे पास कुछ और बचा ही नहीं। यहाँ से v² कॉमन ले लो, है ना, इसको मल्टीप्लाई करो, टू को इधर m1 प्लस m2 से डिवाइड करो, यू गेट द आंसर फॉर v। टेक इट। टेक इट क्या होता है? एब्जॉर्ब इट, सी इट, राइट इट, एंड देखो कि कोई तकलीफ लग रही है क्या अभी भी इसमें। सर ऐसे कितने प्रॉब्लम, इनफाइनाइट प्रॉब्लम्स यू कैन स्टार्ट मेकिंग नाउ, बट प्लीज समझने की कोशिश करो, तब वो आइडिया लगेगा हाउ एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू डू दिस थिंग। जूम यार दिख तो रहा है यार अच्छे से। यार लिखने की जगह कम हो जाती है जूम करके। अच्छा प्लीज कीप ऑन आस्किंग, चीजें आगे थोड़ी डिफिकल्टी होगी, आसान नहीं होगी। बट आई डाउट, बट किसी को फिर भी ऐसा लग रहा हो ना कि सर मुझे डाउट हो रहा है, तो प्लीज पूछते जाना, है ना? बोलो, क्लियर है यहाँ तक? कर लिया नोट? बहुत आसान सवाल ये वाला। क्या क्या ये ऐसा ऐसा डायग्राम प्रोजेक्टाइल में देखा है? हाँ, कि एच हाइट पे होते हैं और ऊपर फेंकते हैं, और ऊपर फेंकते हैं तो वो कुछ ऐसा मोशन होता है उसका। वी आर नॉट, प्रोजेक्टाइल से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट ऐसा वाला। कैसा भी मोशन होगा डिपेंडिंग अपॉन यू एंड थीटा। फाइंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। स्पीड ऑफ, इसका मास दिया गया है m, u स्पीड से थीटा, स्पीड ऑफ व्हाट? बॉल when it hits the ground. ओके क्या हम प्रोजेक्टाइल से कर सकते हैं? एक मिनट प्लीज, अगर किसी को प्रोजेक्टाइल बहुत अच्छे से आता भी हो तो भी उससे नहीं करना है। व्हाट आई वांट यू टू प्रैक्टिस इज दिस थिंग, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ब्लॉक की स्पीड बतानी है व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, बताओ बताओ।
बताएगा कोई आंसर? ओह वेरी गुड, गॉट वन राइट आंसर, वेरी गुड। एक और कोई दे दो, सही दे दो चाहे गलत दे दो, बट वैष्णवी है, योर्स इज राइट। ओह वेरी गुड, कूल। एक इंपॉर्टेंट चीज, सर तो मैं सोच रहा था कोई एक ऐसा आंसर देगा बट किसी ने नहीं दिया, विच इज वेरी गुड, कि किसी के आंसर में भी ना जिसने आंसर दिया वो थीटा नहीं है, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। अगर मेरी कैपेसिटी बॉल की फेंकने की यू है, अगर मैं चाहे थीटा एंगल पे फेंकूं, चाहे मेरा थीटा बड़ा हो, सपोज मैं ऐसे फेंकता हूँ अपनी बॉल को, ठीक है, मेरा थीटा यू स्पीड वही है, ठीक है, मेरा मन हो रहा है मैं बॉल को ऐसे फेंक रहा हूँ, ठीक है, बट हर बार स्पीड वही है, मेरी स्पीड हर बार सेम आएगी, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा प्रोवाइडेड माई इनिशियल स्पीड इज सेम। क्यों? जब मेरी बॉल मैंने फेंकी, क्या उस पर केवल एक ही फोर्स लग रहा था, mg, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, केवल लग ही रहा है सर mg, तो फिर ऑल का चक्कर ही नहीं, इज इक्वल टू, ये लिखा मैंने, कितनी स्पीड से मैं स्ट्राइक करूंगा वो मुझे बताना है, विच इज द फाइनल वेलोसिटी, mg। मेरे बॉल ऊपर जा रही हो, नीचे जा रही हो, कैसे भी जा रही हो, mg के डायरेक्शन में, कैन आई से इन द डायरेक्शन ऑफ mg, मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो h हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ mg। गेटिंग द आइडिया? इन द डायरेक्शन ऑफ mg, मेरा डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो mgh हो रहा है, कैन आई से उसको मैं लिख सकता हूँ प्लस mgh इज इक्वल टू, है ना। अच्छा, किसी को ये डाउट हो रहा है कि सर किसी के लिए भी प्लस mgh क्यों होगा? इन फॉर एवरी पार्टिकल, है ना, एवरी पार्टिकल मतलब अलग अलग पार्टिकल नहीं है, एक ही पार्टिकल को तीन डिफरेंट टाइप से फेंका, बट थ्रू आउट द मोशन वो कैसे भी मूव हो रहा है, ऊपर जाके नीचे जाके, फाइनली जब वो लैंड कर रहे हैं, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इन द डायरेक्शन ऑफ mg इज h ओनली, और वो भी प्लस mgh, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पर वी मुझे निकालना है, इनिशियल क्या जीरो, इस बार जीरो नहीं है, तो हाफ एम यू स्क्वायर करा, गायब गायब गायब, इस टू को मल्टीप्लाई करो, यू स्क्वायर को लेफ्ट में लेकर जाओ, आओ, तो यहाँ प्लस टू जी एच का टर्म आया, यू स्क्वायर का टर्म आया, यहाँ पर वी स्क्वायर आ रहा है, तो कैन आई से वी इज कमिंग आउट टू बी अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, इट इज कमिंग आउट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। जब हम प्रोजेक्टाइल से करते थे तो एक्चुअली यूएक्स और यूवाई अलग अलग आ सकते हैं, बट तुम अंडर रूट ऑफ जब यूएक्स स्क्वायर प्लस यूवाई स्क्वायर करोगे ना, इट विल ऑलवेज कम आउट टू बी द सेम। प्रोजेक्टाइल से, if you want, take it as a homework, try doing this problem with projectile also and check क्या तुम्हारा आंसर सेम आ रहा है या अलग अलग आ रहा है। बोलो बोलो बोलो, क्लियर है? आए बढ़े आगे थोड़ा सा, बढ़े, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, अगली चीज पे आते हैं अपन, पावर। समझना, इसके बाद हम वापस आएंगे थोड़ा सा एनर्जी पे, पावर छोटी सी चीज है यार, कंप्लीट कर लेते हैं, एटलीस्ट यू वुड बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। पावर, स्क्रॉल अप, ओके, कर लो, नोट कर लो, अच्छा, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, जल्दी नोट करो जल्दी। डन, ओके, डन डन ना। पावर क्या है यार? पावर तुमने जिंदगी में नॉर्मली ना वर्ड सुना ही होगा पावर की यार, मेजरली ना हम पावर का वर्ड सुनते हैं मेजरली इलेक्ट्रिसिटी में, कि यार एसी ज्यादा पावर खींचता है कंपेयर टू अ बल्ब, लेट्स से, है ना। तो पावर हमारे पास जितनी जगह पर जहां पर हमारा टाइम डिपेंडेंट चीज होती है ना, है ना, हॉर्स पावर भी वर्ड यूज होगा, हॉर्स पावर तो बहुत ज्यादा यूज नहीं होता हॉर्स पावर का, बट एक्चुअली कहानी वहीं से आती है, जो हॉर्स पावर डिफाइंड है ना, कि घोड़े की एक्चुअली पावर कितनी होती है, द यूनिट केम फ्रॉम देयर, बट लेकिन हाँ,
अच्छा, तो बट द पॉइंट इज पावर हमारे पास, जब हम ये बात करते हैं ना, हम बल्ब लेके आए, मार्केट से गए, हमने बोला हमें 50 वॉट का बल्ब दे दो, ठीक है, तो वो वॉट क्या है, उस बल्ब की पावर, अंडरस्टैंड। पहले एक नॉर्मल लैंग्वेज समझ लो, फिर मैं डेफिनेशन पे आ रहा हूँ। मैंने बोला एक 50 वॉट का बल्ब दे दो। हमें पता है जितना तुम बड़ा वॉट का बल्ब लाओगे उतना ही ज्यादा हमारा बिजली का बिल आएगा, है ना। जैसे हमारा जो एसी होता है ना, एसी में भी हम बोलते हैं कि यार कितने, जब एसी खरीदने जाओ, है ना, या कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदने जाओ ना, हमसे बोला जाता है 1 टन का एसी, है ना, या 1.5 टन। क्या है, टन इज अगेन अ काइंड ऑफ पावर, ठीक है। जब हम बोलते हैं ना 50 वॉट, समझना 50 वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। तुमने अगर 1 सेकेंड के लिए उस 50 वॉट के बल्ब को चलाया, तो समझना ध्यान से कि उसका मतलब क्या है, कि तुमने इलेक्ट्रिसिटी 50 जूल कंज्यूम करी, अंडरस्टैंड। वॉट, यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, बेसिकली वॉट बोलो उसको। अच्छा, ये बचपन में सुना है क्या, ये मतलब ऐसा तो नहीं होगा, आई एम श्योर किसी ने ऐसा वर्ड ही ना सुना हो कि पावर क्या होता है या वॉट क्या होता है ना। आई होप ये चीजें एक बार 10th में तो सुनी है ना। थोड़ा सा उसको फील कर लो बस बिफोर आई कम टू द एक्चुअल डेफिनेशन। सो जब हम ये बोलते हैं ना 50 वॉट, मतलब जूल पर सेकेंड, 1 सेकेंड अगर मैंने उस बल्ब को जलाया तो उसने 50 ट्रेलर देखा है ऑफ व्हाट। किस चीज का ट्रेलर देखा तुमने इसके लिए, कौन से ट्रेलर में पावर आया है? अरे फ्लो, कहानी कहानी बिगाड़ देते हो। क्या बता रहा था, पावर का इंट्रोडक्शन देखा था, नॉट अंडरस्टूड। नहीं नहीं, अच्छा एक मिनट सुनो, अच्छा नहीं समझ में आया, विच 10th में, अच्छा 10th में देखा है थोड़ा सा। सो 1 सेकंड अगर मैंने जलाया ना, तो जहां पर भी टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है ना, तो वो टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी इज डिफाइंड बाय द पावर। हमने अभी तक इतनी देर से देखा कि एमजी कितना वर्क कर रहा है, हमने ये बात ही करी कि यार एमजी जितनी देर वर्क कर रहा है, या जितने भी हमने डिफरेंट टेंशन, है ना, हमने यहाँ पर कहीं पे भी टाइम की बात नहीं करी। तो जब भी हमारे पास टाइम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है ना, मैं तुमसे बोलूँ एक ब्लॉक है मेरे पास, मुझे उसको यहाँ से यहाँ तक ले जाना है ना, और उस पर मैं कुछ एक फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। अब वो फोर्स अगर कम लगाऊंगा तो धीरे धीरे लगाऊंगा, ज्यादा लगाऊंगा तो जल्दी जल्दी आएगा वो ब्लॉक। बट हमने वहां पर टाइम की बात नहीं करी। तो रिमेंबर दिस थिंग, पावर इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, टाइम रेट। डेफिनेशन पे भी बहुत ज्यादा चक्कर में मत पड़ा करो, क्योंकि हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बट एक बार बस फील ले लो। टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब उस वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, वो डिफाइन करेगा उस फोर्स की पावर। मतलब बहुत बेसिक आइडिया। अच्छा पहले एवरेज पे आते हैं। इट इज समथिंग लाइक एवरेज स्पीड, जैसे हमने पढ़ा था, है ना। तो पावर एवरेज इज डिफाइंड बाय वर्क अपॉन टाइम, एज सिंपल इज दैट। मैं तुमसे बोलूं एक ब्लॉक है, एम मास का ब्लॉक, एच हाइट से गिराया मैंने, है ना, और उसको टी इज इक्वल टू 0 से गिराया, और वो जब ग्राउंड पे पहुंचा तो टी इज इक्वल टू टी टाइम हो रहा था। मैं तुमसे पूछूं एमजी का जो इस पे जो फोर्स लग रहा था एमजी, उसने कितनी पावर करी, प्रोवाइड करी। तो एम जी एच वर्क डन बाई एम जी हो गया, अपॉन कितनी देर में हुआ, तो एम जी एच अपॉन टी, एज सिंपल इज दैट, जो बचपन में प्रोबेबली तुमने पढ़ा होगा। क्या यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है ना। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क भी हमारे पास स्केलर होता है, टाइम भी स्केलर होता है, दो चीजों को हम डिवाइड कर रहे हैं। इज दैट क्लियर यहाँ तक, समझा। बेसिक बेसिक आइडिया ऑफ पावर एवरेजेस, जिस भी फोर्स का हमें पावर पूछा है, उसने कितना वर्क करा और कितनी देर में करा, दैट्स हाउ वी विल डिफाइन द पावर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब हम ये बात करते हैं पावर एवरेज की, ये इट इज सेम एज, हमने बोला कि बताओ एवरेज स्पीड क्या है, तो हमने बोला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हमसे बोला कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, तो हमने बोला डीएस अपॉन डीटी। सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस पावर, उस इंस्टेंट पर कितनी पावर आ रही है, इट इज डिफाइंड एज डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। बट सर हमने तो एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्या क्या फॉर्मूले याद रखने हैं, एवरेज के लिए ये याद रखना है, इंस्टेंटेनियस के लिए ये याद रखना है, और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो इसका डेरिवेशन है। हमने क्या बोला, डी ऑफ डी टी, वर्क हमने कैसे डिफाइन करा है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट से। फोर्स को अगर मैं बाहर लूं, इफ इट इज कांस्टेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ds अपॉन डी टी। ds अपॉन डी टी हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस पावर इज फोर्स डॉट v, विच इज बेसिकली f इंटू वी इंटू कॉस थीटा। अभी हम 3-4 प्रॉब्लम करेंगे, सब समझ में आ जाएगा, बट पहले एक बार समझो कि क्या क्या हमको याद रखना है अबाउट द पावर। फर्स्ट फॉर्मूला,
एवरेज के लिए इट इज वर्क अपॉन टाइम, सेकंड फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस पावर के लिए जस्ट इन केस ये बहुत कम यूज होता है, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है विच इज एफ डॉट वी, एफ इंटू वी इंटू कॉस थीटा इज द फॉर्मूला जो हमारे पास यूज होने वाला है, ठीक है। क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। यहां तक क्लियर? बताओ 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 बताओ, क्लियर है? बिल्कुल बेसिक कहानी यहाँ तक क्लियर हुई है? अभी अच्छा, किसी को क्लियर नहीं भी हुआ है ना, अभी हम प्रॉब्लम कर रहे हैं उससे क्लियर हो जाएगा। बट पॉइंट क्या है यहाँ पर, पहली चीज ये याद रखनी है इंपॉर्टेंटली, और दूसरी चीज में इंपॉर्टेंटली ये याद रखनी है, एफ डॉट वी है ना, एंड डब्ल्यू अपॉन टी। क्लियर है? डी डब्ल्यू वाला कुछ नहीं किया है जो चीज, यार एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन थी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस में हम उसी को डीएस बाई डी टी बोल देते थे, है ना। तो यहाँ डी डब्ल्यू बाई डी टी बोला, डब्ल्यू कैसे डिफाइन है, एफ डॉट एस से, एफ को बाहर लेकर आए तो डीएस अपॉन डी टी को ही लिखा। इवेंचुअली डेरिवेशन से तुम्हें लेना देना नहीं है, हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, एफ डॉट वी वन। क्लियर? बढ़े आगे। अच्छा, यूनिट यूनिट आई एम श्योर सबको समझ में आ रही होगी, इसकी यूनिट होती है जूल, इसकी यूनिट होती है सेकंड, तो ये इसकी यूनिट हो गई हमारे पास जूल अपॉन सेकंड, और उसी चीज को हम बोलते हैं 1 जूल पर सेकंड को साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए हम उसको वॉट बोलते हैं, है ना। हमें डायमेंशनल फॉर्मूला बोला गया है, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, विच इज mL2t-2 अपॉन टाइम, है ना। तो वो सब तुम आई गेस निकाल सकते हो, है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है ना, है ना। मैं अगर तुमसे बोलूँ डायमेंशनल फॉर्मूला, अच्छा इतनी देर में मैं निकाल ही दूंगा डायमेंशनल फॉर्मूला। कैसे निकाला था हमने, लास्ट क्लास में पढ़ा भी है ना, वर्क अपॉन टाइम जैसा कुछ लिखा है यहाँ पे। वर्क का हमने क्या बोला था, हमें तो याद नहीं है, तो हमने बोला था इसको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जैसा कुछ। फोर्स का क्या था, डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्टली लिखता हूँ, फोर्स का क्या था, mL t-2, डिस्प्लेसमेंट का क्या है, केवल एल अपॉन टाइम का क्या होता है, टी। क्योंकि हमसे ये सब भी सीटी टाइप के एग्जाम में ये सब भी पूछ लेते हैं, मतलब इतना बेसिक तो हो सकता है ना पूछे, तो mL² हुआ t-2 है अपॉन 2। क्योंकि बट किसी अच्छे प्रॉब्लम का, अच्छे फॉर्मूले का डायमेंशनल फॉर्मूला तुमसे पूछा जा सकता है, पावर का नहीं पूछेंगे कि ये बहुत ही बेसिक हो गया, है ना। बट अगर कोई अच्छा फॉर्मूला है उसका, दे माइट आस्क यू द डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अब आते हैं दो तीन डिफरेंट प्रॉब्लम से। पहला प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, इसलिए आई एम डूइंग इट। हर आसान सवाल आप ही कर लेते हो और मुश्किल मुझे देते हो। ओके, ये मास, हम अगर इसको सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं, जो अभी हमने करा था कि टेंशन की वजह से सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, सपोज, ठीक है। मैं तुमसे पूछूं, टेंशन की वजह से सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो टेंशन कैसे लग रहा होगा, ऐसे हर इंस्टेंट पे टेंशन विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट बोलो, या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है। अगर मैं तुमसे, अगर से सवाल क्या है, फाइंड द पावर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक, बिकॉज पावर ड्यू टू द टेंशन, क्या लिखा है, ड्यू टू द टेंशन, पावर ड्यू टू द टेंशन। अगर तुमसे बेसिक सवाल बोलो, यार हमें क्या बोला, पहली चीज बेसिक आइडिया, क्या टेंशन और वेलोसिटी आपस में हमेशा परपेंडिकुलर है? जैसे ही मुझे परपेंडिकुलर दिखता है, मेरा दिमाग पहला काम, कि पावर डिफाइन कैसे है, एफ डॉट वी से। एफ, इस केस में एफ का काम कौन कर रहा है, टेंशन, वी का काम कर रहा है वी, जो भी होगा, बट जैसे यहाँ पर कॉस थीटा है तो कॉस 190 आ जाएगा। तो कहना है चाहे वो इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें, अगर देख, अगर अगर इंस्टेंटेनियस पावर जीरो है ना, तो एवरेज तो हमेशा जीरो होगी। हर छोटे छोटे इंस्टेंट पे जीरो है, अगर कोई चीज उसको तुम कितनी बार भी ऐड करो, है ना, कहना है हमारे पास टोटल पावर या एवरेज पावर भी हमेशा ही जीरो होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? अभी आई एम कमिंग टू द बहुत वेरिएशन ऑफ प्रॉब्लम, बट क्या यहाँ तक समझ में आया, है ना, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम जो हमने ऊपर प्रॉब्लम करे, हर एक प्रॉब्लम में अब हम पावर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या हमने बोला, सपोज पहले एक फॉर्मूले के टर्म्स में पहले एक बार चीज समझ रहे हैं, ठीक है। ये एक ब्लॉक है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं 50 न्यूटन का, लेट से, ठीक है। इस पे लेट से फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन भी 50 लग रहा है लेट से। अच्छा, दोनों 50 लग सकते हैं क्या, और मैं बोल रहा हूँ ये ब्लॉक आगे जा रहा है, ऐसा हो सकता है?
तो मैं तुमसे बोलूं मे बी 100% हो सकता है। नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स का जीरो का मतलब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, जरूरी नहीं है कि वो जीरो। इसमें 50 इधर लग रहा है, 50 फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, ये कैपिटल एफ है। क्या ब्लॉक हमारा आगे जा सकता है? हाँ, अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर 1 मीटर पर सेकंड किसी तरीके से पहुंच गई है ना, और मैं उस पर 50 लगा रहा हूँ और फ्रिक्शन भी 50 लग रहा है, वो जिंदगी भर 1 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहेगा, है ना। ये प्लीज इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि नेट फोर्स जीरो इसका मतलब कि फ्रिक्शन भी वेलोसिटी भी जीरो होगा। तो पहला, केवल अभी एक बार फॉर्मूले पे बोलो, अगर तुमसे बोलूं फाइंड पावर ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शन, कितनी होगी बताओ? फाइंड द पावर ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, फाइंड पावर ऑफ फ्रिक्शन। बताओ क्या होगी? अच्छा सर, आप पावर पूछो तो कब बताए पावर? हमें उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन है कि इस इंस्टेंट पे क्या होगा। इसके बाद हम कमिंग टू अ गुड प्रॉब्लम, जहां पे तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये केवल फॉर्मूले को चेक करने के लिए। समझ आ रहा है ना? हाँ, बताओ। इन द पावर ऑफ विच फॉर्मूला आई एम ट्राइंग टू मेक यूज ऑफ? एफ डॉट वी, है ना। क्या आएगा आंसर? 50 - 50। सो एक चीज यहाँ पर बताने का बस पर्पज ये था, 50 - 50 की पावर हमारी स्केलर क्वांटिटी, इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव, इट कुड बी जीरो, है ना। तो इट इज एग्जैक्टली क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है वो, तो हमेशा जरूरी है कि हमेशा पावर पॉजिटिव होगी? नहीं, इट कुड बी नेगेटिव ऑल्सो। हमें फॉर्मूला क्या बताया गया पावर का? एफ डॉट वी है। प्लीज मेक श्योर अपने दिमाग में कि वो एफ डॉट वी है। तो अच्छा, तो पहले दो पार्ट है इसके, एक्सटर्नल फोर्स की पावर पूछी गई है और फ्रिक्शन की पूछी गई है। एक्सटर्नल फोर्स की पावर क्या हो जाएगी? 50, विच इज द वैल्यू, वेलोसिटी एफ डॉट वी एम अप्लाइंग, वैल्यू 1। और एक्सटर्नल फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो कॉस 0। फ्रिक्शन की पावर, तो विच इज कमिंग आउट टू बी +50। फ्रिक्शन की पावर 50, फ्रिक्शन लग रहा है बट वेलोसिटी हमारी आगे की तरफ है, कितनी है? 1। तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना है? 180। तो cos 180, तो हमारी पावर आएगी -50। तो पॉइंट क्या है, कई बार ना पावर हम अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि पावर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। पावर कुड बी पॉजिटिव, कुड बी नेगेटिव, कुड बी जीरो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। क्या यहाँ तक समझ में आई है? और अगर बहुत सारे फोर्सेज और सबकी पावर पूछी गई है तो हम सबकी पावर को ऐड कर देंगे, क्योंकि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो P1 + P2 अगर बहुत सारे फोर्सेस है, एज सिंपल इज दैट, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ तक कहानी समझ में आई? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। एक अच्छे प्रॉब्लम पे आते हैं पावर के। तो अभी एवरेज पावर की हमने एक भी प्रॉब्लम नहीं करा। सो लेट्स कम टू अ प्रॉब्लम जो प्रोजेक्टाइल है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल हमने पढ़ा हुआ है। क्या हम यू स्पीड से थ्रो करते हैं थीटा एंगल पे, है ना, एंड प्रोजेक्टाइल लुक्स लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। फर्स्ट पार्ट, एवरेज पावर किसकी निकाले? किसकी क्या निकालेंगे? यहाँ पर तो फोर्स ही एक ही लग रहा है। एवरेज पावर ऑफ ग्रेविटी इन टाइम टी, ड्यूरिंग टाइम टी। अच्छा, पहले एक काम करें, सबसे पहले एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, पहले हम ना ये टी जनरल टाइम की बात करें, पहले काम करते हैं कैपिटल टी की बात करते हैं, विच इज टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर जनरल की भी बात करेंगे, क्योंकि कैपिटल टी इज इजियर। मतलब सो पार्टिकल हमारा यहाँ से गया, जब हम कैपिटल टी की बात कर रहे हैं तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज कैपिटल टी, जीरो पे हमने थ्रू करा है। व्हाट इज द एवरेज पावर ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग टाइम टी? सेकंड माय क्वेश्चन टू यू इज एवरेज पावर ऑफ ग्रेविटी इन T/2 टाइम, ग्रेविटी ड्यूरिंग टाइम T/2, 0 to T/2। अच्छा, जब भी एक चीज ये समझ में आती होगी सबको, दैट एवरेज जब हम बात कर रहे हैं किसी भी चीज का, तो एक वो फाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करते हैं। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एवरेज, तो एक ड्यूरेशन होना चाहिए, है ना। तो कैपिटल टी एंड T/2। माय वॉइस इज लैगिंग, मेरी आवाज सही आ रही है बाकी?
मेरी सुंदर आवाज आ रही है? बोलो। लैगिंग अ बिट अभी यार, अगर 2-5 सेकंड के लिए लैग करा करे यार तो मैनेज कर लिया करो। 2-5 सेकंड में ऐसा कुछ, मैं गीता का सार नहीं दूंगा ना कि जो मिस हो जाए और तुम अर्जुन हो जो तुम सुन ही रहे हो। अभी भी है ना? सही है ना अभी? यार 2-5 सेकंड के लिए तो हो ही जाता है गड़बड़। अभी समझ आ रहा है? ओके। सो अच्छा, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज एवरेज पावर ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग टाइम टी, कैपिटल टी। अच्छा, T/2 कौन सा टाइम होता है जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है? इसमें किसी को आई होप तकलीफ नहीं होनी चाहिए, राइट? T/2 इज दैट टाइम जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है। ओके, फर्स्ट पार्ट का उत्तर कौन बताएगा? कोई अगर ऐसा कोई बता दे जिसने अभी तक एक भी नहीं बताया है, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ज़- 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 200 कॉल आ जाते हैं इतनी देर में। ओहो। पहले वाले पार्ट का आंसर में तो यार तकलीफ नहीं होनी चाहिए यार। फर्स्ट पार्ट, एवरेज पावर ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग टाइम टी। एक मिनट में फॉर्मूला तुम्हारे लिए एक बार वापस लिख रहा हूँ। तुम बोलोगे सर अभी फॉर्मूला में याद ही नहीं हुआ है। एवरेज पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन ऑफ व्हाट? किस, जो फोर्स बोला गया है उस फोर्स का वर्क डन। जल्दी। पहले वाले पार्ट का आंसर जल्दी बताओ यार। यस, आई गॉट वन राइट आंसर। वेरी गुड, आई गॉट 2-3 राइट आंसर। ओके, पहला वाला पार्ट का आंसर इज 0। अच्छा, दोनों आंसर बता दी तुमने, लेकिन पहला वाला पार्ट एक बार। यस, 0। सब 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 कैसे याद है पहले वाले? ओके, क्या बोला? वर्क डन। एम जी। कैसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है ना? ऐसे लग रहा है। हर इंस्टेंट पे ऐसे लग रहा है, हर इंस्टेंट पे ऐसे लग रहा है। एमजी का वर्क डन कितना है फॉर द फर्स्ट पार्ट? हमारा पार्टिकल जहां से स्टार्ट हुआ अगर उसी जगह पर आकर लैंड कर रहा है, ग्राउंड से स्टार्ट होकर ग्राउंड पे ही लैंड कर रहा है, वर्क डन बाय एमजी क्या होगा? 0। एमजी के डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या उसका? नहीं। अगर 0 है तो हमारे पास एवरेज पावर फॉर द फर्स्ट पार्ट आंसर 0 ही आएगा। सेकेंड पार्ट का आंसर किसी का आया, लेट मी क्विकली चेक। अच्छा, मैं चाहता तो तुम आंसर ना नोन चीजों के टर्म्स में दो। टी तो मैंने लिख दिया है बिकॉज यू नो द वैल्यू ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ द नोन वेरिएबल्स, राइट? सो डोंट गिव मी द आंसर इन टर्म्स ऑफ टी। बट एक मिनट में चेक कर लेता हूँ फिर जस्ट जो तुमने आंसर दिया। थैंक्स थीटा। जब थोड़ा सा डायमेंशनली गलत है आनंद, बट आई गेस सही है। बट लेकिन आई वांट द आंसर इन टर्म्स ऑफ, हाँ मैं वेट कर रहा हूँ, है ना? बट किसी ने आंसर दिया, मैं बता रहा हूँ उसमें थोड़ा सा कुछ गलत है। एक बार चेक करो यार, क्या गलती करी है। देख के समझ में आ जाएगा वैसे। अच्छा, आई होप सबको ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पता होगा, है ना? 2u sin θ/g होता है, जस्ट इन केस अगर किसी को याद नहीं हो। अच्छा, ये चीजें ना प्लीज, सो के तुम्हें कोई रात में भी उठाए ना तो तुम्हें ये सब याद होना चाहिए। डोंट से कि सर ये चीजें हमें याद ही नहीं है, अभी हमने बहुत पहले पढ़ी है। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। अच्छा, मैं तीनों लिख रहा हूँ, तुम सोचो कि कौन सा यूटिलाइज करना है। मुझे नहीं पता कि कौन सी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है? ये बट ये तीनों फॉर्मूले ना तुम्हें याद होने चाहिए। maximum height, range and distance. Okay, so my second part का आंसर गलत गलत, अभी अभी तक जो भी आया वो गलत है आंसर। फॉर्मूला लगाना है भाई तुम्हें, अभी अभी आंसर कैसे गलत दे सकते हो? अभी केवल यू जस्ट हैव टू डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला एंड सी। T/2 में, T/2 टाइम में मैं कहाँ पहुंचूंगा? मैक्सिमम हाइट पर, है ना? T/2 टाइम में यहीं तो पहुंचूंगा।
अच्छा इसमें क्या तकलीफ हो रही है? नहीं भाई अभी भी गलत है, अभी भी गलत है, साइन इसका नहीं गलत है। अच्छा 5-6 डिफरेंट आंसर आ गए और सब गलत है। ओके, मैं तुमसे पहला सवाल, तो ये तो जनरल लिखा है, मुझे बताओ क्या बोला हमने, एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन किसका? जिस फोर्स की बात हो रही है, किस फोर्स की बात हो रही है? ग्रेविटी। कब तक बात हो रही है? 0 से t/2, मतलब पार्टिकल हमारा यहां से जब तक यहां नहीं पहुंच रहा है उस टाइम की बात हो रही है। तो mg का वर्क डन कितना होगा? mg लग रहा है नीचे, पार्टिकल जा रहा है ऊपर, पहली चीज तो mg का वर्क डन होगा माइनस। क्यों? क्योंकि mg नीचे, पार्टिकल इज गोइंग अप। कितना जा रहा है ये हमें बताया गया कि h जाता है वो, m इंटू जी इंटू एच। कितनी देर में जा रहा है? t/2 टाइम में। अगर मुझे फॉर्मूले याद है, इफ आई पुट डाउन ऑल द वैल्यू ऑफ h एंड t, मेरा उत्तर आना चाहिए। आएगा ही, कहाँ जाएगा उत्तर? इस 2 को ऊपर ले जा रहा हूँ, mg को अलग लिख रहा हूँ। h की वैल्यू क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। t की वैल्यू कितनी है? 2u साइन थीटा बाई जी। आंसर मुझे याद नहीं है, बट लेकिन सबने आंसर में ना या तो साइन स्क्वायर लिखा है या साइन गायब भी कर दिया है। ये गायब, ये गायब, जी से जी गायब, एक यू से यू गायब, एक टू से टू गायब। तो बचा क्या? माइनस बचा, एक एम बचा, जी बचा, यू साइन थीटा बचा, अपॉन में 2 बचा। ये आएगा मेरा उत्तर। बताओ क्लियर है क्या अभी? एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ इसमें। अच्छा चलो तुमने दो अच्छा किसी को सेकंड पार्ट में तकलीफ? सेकंड पार्ट में इफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, देन प्रोबेबली ये हो सकता है कि तुम्हें ये दोनों वैल्यूज याद ना हो, है ना? अदरवाइज प्रॉब्लम में कुछ ऐसा नहीं था जो तुम्हें नहीं पता हो। बढ़े आगे। अच्छा एक चीज और यहीं पे बस केवल ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, एट ड्यूरिंग द मोशन एट विच पॉइंट इंस्टेंटेनियस पावर इज जीरो। अगेन आई एम रिपीटिंग माई प्रॉब्लम, क्या मैं लिख दूं? एट विच पॉइंट इंस्टेंटेनियस पावर इज जीरो। इंस्टेंटेनियस, अच्छा जब मैं इंस्टेंटेनियस पावर किसकी बात कर रहा हूँ? बाई mg इज जीरो, किस पॉइंट पर जीरो होगी? एट विच पॉइंट इंस्टेंटेनियस पावर बाई mg इज जीरो। अच्छा दो एक और सवाल, एक्चुअली बहुत सारे सवाल हैं। इंस्टेंटेनियस पावर एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एंड पॉइंट ऑफ लैंडिंग भी बता सकते हैं, मतलब यार बहुत चीजें बता सकते हैं। व्हेन इट टच द ग्राउंड, गलत। नो। अच्छा व्हाई नो? अच्छा नहीं, पहले एक बार लेट किसी का एक बार सही आंसर आ जाने दो, फिर मैं बताता हूँ। नेवर, गलत। जीरो, गलत। एच मैक्स इज राइट। ओके, एच मैक्स इज द राइट। यार क्या बोला हमने? इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या है? एफ डॉट बी। इंस्टेंटेनियस पावर कब जीरो हो सकती है? वेन एवर द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द फोर्स इज 90 डिग्री। कौन सा पॉइंट है यार? केवल एक हाईएस्ट पॉइंट ही तो है, इसको हटा दो। केवल एक हाईएस्ट पॉइंट ही तो है भाई, जहां पे वेलोसिटी ऐसे होती है हॉरिजॉन्टल एंड mg ऐसे लग रहा है। इसी इंस्टेंट पर हमारे पास mg की पावर जीरो हो सकती है, क्योंकि दिस इज द ओनली इंस्टेंट when the angle between them is 90, so it is at the highest point. What is the power? किसी को डाउट हो प्लीज पूछना। अगला वाला प्रॉब्लम करो, इंस्टेंटेनियस पावर एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। या कहीं पे भी पूछ सकते हैं एक्चुअली ये सब कहानी। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस पावर एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन? एक और अच्छा प्रॉब्लम होमवर्क में दे रहा हूँ इसी से रिलेटेड, बट अच्छा नहीं, पहले पहले फोर्थ बताऊंगा फिर से। टेल मी द फोर्थ वन। जगह पर क्या होगी इंस्टेंटेनियस पावर? नो फॉर्मूला। अच्छा आई एम वेटिंग फॉर एक वन मोर आंसर टू कम।
क्या है फॉर्मूला में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इट इज नथिंग बट एफ डॉट वी। वेक्टर में कैसे दिक्कत हो सकती है? वेरी गुड। नहीं, यस, हाँ, नाउ आई गॉट द राइट आंसर, आनंद, दिस इज राइट। cos 90 plus theta, उसको minus sin theta लिख दो, now your answer is right. Okay, at the point of projection what is happening, mg is in this direction, u is in this direction, और उनके बीच का एंगल is not theta, it is this angle पूरा, sorry, this is 90, this is theta, तो उनके बीच का एंगल is 90 plus theta, so it is mg फोर्स, v का काम कर रहा है u, और उन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा प्लस 90। फॉर्मूला क्या है, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। तो किसी को ये डाउट है कि सर ये माइनस साइन थीटा कैसे होता है, तो पूछ लो। वैसे मैं बताऊंगा नहीं, बट फिर भी तुम पूछ सकते हो। आई वोंट टेल यू कि cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैसे होता है। क्या पावर की कहानी समझ में आई अभी? हाउ, दो ही चीज हो सकती है, तो इंस्टेंटेनियस या फिर एवरेज। इंस्टेंटेनियस के लिए मुझे इंस्टेंटेनियस फोर्स पता होना चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता होनी चाहिए, उनके बीच का एंगल पता होना चाहिए। बढ़े आगे, जल्दी 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 बताओ, थोड़ी सी चीज और कवर करनी है मेरे को। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा प्लीज लास्ट में ना अपने ऐसे वो मत छोड़ा करो, मतलब कि सर अब वो हो गया। ओके, काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करा था, है ना? थोड़ा सा एक बार पोटेंशियल एनर्जी पे एक बार, अब थोड़े एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए देखते हैं कि पेन की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकती है। अभी तक हम पॉइंट मास की बात कर रहे थे, फिर उसको हम थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, एज ऑफ नाउ, अभी के लिए क्या हम ये बाद में अलग अलग चीजों की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे? यस। अभी हमारे लिए जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने वाली है वो दो ही है, वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकेंड वन इज स्प्रिंग फोर्स की। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी हमें एनर्जी पढ़नी है स्प्रिंग की। हमने दोनों के बारे में बेसिक डिस्कशन किया हुआ है, राइट? स्प्रिंग के बारे में तो बहुत ही आसान सा किया हुआ है कि स्प्रिंग या तो दबी हुई होती है या फिर जब खिंची हुई होती है। सेकंड पार्ट एक बार खत्म कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमने भी आई गेस लास्ट क्लास में ही शायद डिस्कस करा है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग, अगर ये हमारी नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, जिसको हम एल नॉट बोल रहे हैं, तो स्प्रिंग की एनर्जी करा है ना डिस्कस यार, ऐसा तो नहीं मैंने कहीं और डिस्कस करा हम सेम, है ना? ये करा हुआ है ना कि अगर स्प्रिंग की लेंथ सपोज खींचने के बाद एल नॉट प्लस एक्स हो गई है, तो स्प्रिंग के पास एक अपनी खुद की एनर्जी आ गई है, जो स्प्रिंग में इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, विच इज हाफ के एक्स स्क्वायर। या फिर स्प्रिंग को अगर मैं दबा दूं, है ना, तो उसकी अगर लेंथ हमारी चेंज होकर हो गई है एल नॉट माइनस एक्स, तो नेट एक्सटेंशन या फिर नेट कंप्रेशन, उसको अपनी ओरिजिनल लेंथ से मतलब नहीं है, कितनी खिंची हुई है या फिर कितनी कंप्रेस्ड है फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, है ना? तो स्प्रिंग के पास दोनों केस में हमारे पास जो एनर्जी स्टोर होती है वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है, और वो ये होती है। क्या ये दोनों चीजें हमने करी हुई हैं? और नहीं भी करी हैं तो मतलब समझ में आ रही है ना, क्विकली करी है वैसे, मुझे याद है ना? जल्दी बताओ, क्या इन दोनों में किसी को कोई तकलीफ? बताओ 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 बताओ, जल्दी से। एनी डाउट इन दिस? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कोई तकलीफ? क्योंकि हमने इसको अभी हम एनर्जी इक्वेशन में यूज करेंगे, दोनों इक्वेशन सेम ही है ऑब्वियसली, है ना? क्योंकि हमने एक्स सेम लिया है, जितना हमने खींचा है दोनों अलग अलग चीजें हैं, मतलब हाफ के एक्स स्क्वायर लेते हैं, वेयर एक्स इज व्हाट, इट इज द कंप्रेशन और एक्सटेंशन फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, एक्सटेंशन फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। यार ये करा हुआ है, ये सब के बारे में हमने बात करी है यार, के स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या अच्छा हमने ये नहीं करा है क्या? एक मिनट, कोई और बताओ मुझे, क्या ये चीज हमने करी है या नहीं करी, कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, कंप्रेशन एक्सटेंशन क्या होता है, नेचुरल लेंथ क्या होती है? जल्दी बताओ बाकी लोग कोई। एज फार एज आई रिमेम्बर हमने करा हुआ है। जल्दी जल्दी जल्दी, कि व्हाट इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि मटेरियल पे डिपेंड करता है, एक्स क्या होता है? बताओ 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 फटाफट भाई।
ये है ना यार, फिर क्यों जल्दी बताया करो यार, तुम लोग टाइम कम है ना। ओके, द फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब हम ये बात करते हैं ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो हमेशा याद रखो कि एक रेफरेंस लेवल के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे हमने क्या बोला कि अगर हम, जो तुमने याद किया हुआ है क्या, बेसिक जो टेंथ में याद किया हुआ है कि अगर एक एम मास का ब्लॉक है, अगर हम उसको ऊपर ले जाते हैं, सपोज ये ब्लॉक यहाँ है, हम इसको अगर ऊपर लेकर गए एच हाइट, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाती है। क्या याद रखना है अपने को, हमें हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जो हमने याद किया होगा तो वो बिल्कुल सही याद किया था, उसमें कुछ चीजें हमने अज्यूम कर ली थी कि जब हम ग्राउंड पे होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी उसकी जीरो होती है, और हम उसी चीज को बोलते हैं हम अपना रेफरेंस लेवल। ठीक है, कि हम एक किसी रेफरेंस लेवल के रिस्पेक्ट में अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो वी विल से कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, है ना। और अगर हम नीचे चले जाएंगे, गड्ढा खोद के हम नीचे चले गए, तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी हमारी कम हो गई, तो माइनस एमजीएच बोलेंगे। मतलब पॉइंट कि हमें रेफरेंस लेवल जब तक नहीं पता होगा तब तक हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता सकते। इफ नॉट गिवन, हमें ये बोला गया है कि यार हर बार अच्छा रेफरेंस लेवल हम डिफाइन करेंगे, अगर नहीं करा गया है तो हमारे लिए वो रेफरेंस लेवल है इन्फिनिटी। अगर प्रॉब्लम में बोल दिया कि इसको रेफरेंस लेवल जीरो ले लो, तो हम उसको ले लेंगे। अगर कुछ नहीं बोला है तो हमारे लिए इन्फिनिटी इज द रेफरेंस लेवल, जहां पर हमने ये हम कन्वेंशन फॉलो करते हैं। ठीक है, यहां तक सही है। माय क्वेश्चन टू यू इज कि सपोज ये हम पॉइंट मास के लिए बात कर रहे हैं। माय क्वेश्चन इज, सपोज मेरे पास रॉड है ये, जिसका मास m है, लेंथ l है, और ये ग्राउंड पे ऐसे है ना, दिस इज माय ग्राउंड, और हमने इस रॉड को ऐसे रखा हुआ है। अगर मैं तुमसे बोलूं, इसको प्रॉब्लम में बोला गया है कि रेफरेंस लेवल जीरो है। ठीक है, यू विल हैव टू टेल मी फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड। अच्छा, सब ने आई होप फर्स्ट क्लास ऑफ सेंटर ऑफ मास करा हुआ होगा अटेंड, है ना। वहां पर हमने थोड़ा सा वहां पर मैंने समझाया हुआ है ऑलरेडी कि थोड़ा सा एलिमेंट कैसे लेते हैं, और ये सब बातें हमने वहां पे करी हुई है। ठीक है, एक्चुअली वो बातें स्टार्ट यहाँ से होती हैं। ठीक है, कि जब हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, और दैट्स हाउ वन ऑफ द मेजर यूज ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, बट क्योंकि वर्क पर एनर्जी पहले आता है, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड कैसे निकालनी है। हमने क्या पढ़ा कि अगर एक पॉइंट मास है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट mgh होती है। ठीक है, ये हमने अभी अभी अब तुमने बचपन में स्टैब्लिश करा हुआ है। अब मेरे पास रॉड है जिसका एक एंड रेफरेंस लेवल जीरो पर है, और उसकी लेंथ है l, और हमें बताना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड क्या होगी। जल्दी से बताओ। अच्छा, वैसे अब क्योंकि यार बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है या ये होता है, इसलिए अच्छा मैं बता देता हूँ, क्योंकि वी हैड डन दैट। हमें क्या बोला, हमें पॉइंट मास का पता है, तो वेन एवर वी नो समथिंग अबाउट द पॉइंट मास, तो हमारे लिए आइडिया क्या है कि इस रॉड को इनफाइनाइट पॉइंट मास में तोड़ दो। लास्ट टाइम, नॉट लास्ट टाइम, ये चीज थोड़ा सा आइडिया मैंने क्या बताया था, करने का तरीका क्या होता है। अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट तीन टाइप के होते हैं, वन डायमेंशनल जो कि रॉड टाइप का है, टू डायमेंशनल समथिंग लाइक डिस्क, और थ्री डायमेंशनल समथिंग लाइक अ सॉलिड स्फीयर। तो रॉड को तोड़ने का स्टैंडर्ड तरीका क्या, अगर ये एक्स डिस्टेंस पे हम एक छोटा डीएक्स काटे, तो ये छोटू जो डीएक्स है, इसका छोटा एक डीएम भी होगा। इस डीएम को याद है हमने कैसे निकाला था, क्या बोला था, एल लेंथ की रॉड है, उसका मास है एम, यूनिटरी मेथड। यूनिट लेंथ का मास क्या होगा, एम बाई एल, हमने उसका कितना पोर्शन लिया है डीएक्स, तो वो क्या हो जाएगा, एम बाई एल इंटू डीएक्स, और इसी को ही हम बोलते हैं डीएम, विच इज व्हाट, इस रेफरेंस लेवल के रिस्पेक्ट में उस डीएम मास की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एम एल एन डीएक्स। क्या ये चीज सबको समझ में आई है। लीव लीव सेंटर ऑफ मास वाला क्लास है ना, मैंने गलती से बोल दिया। ठीक है, बट ये चीज समझ में आ रही है कैसे लिखा हमने, जल्दी बताओ। हाउ डिड आई राइट दिस डीएम इज क्लियर, क्विकली। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, एल लेंथ उसका मास है एम, यूनिट लेंथ का एम बाई एल, डीएक्स लेंथ का एम बाई एल इंटू डीएक्स। ठीक है, ओके। अगर मैं तुमसे बोलूँ तो ये प्रैक्टिकली किया गया मैंने इस छोटे डीएम का, मैं तुमसे पूछूं इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा अगर ये ग्राउंड से एक्स डिस्टेंस पे रखा है, तुम बोलोगे mgh। बहुत सिंपल, m का काम कौन कर रहा है, dm, g का काम कौन कर रहा है, g, h का काम कौन कर रहा है, x। तो ये इस छोटे डीएम की छोटी पोटेंशियल एनर्जी।
राइट। ये वन इज यूनिट लेंथ की बात हो रही है यार, वन लिखा है। ओके, इस du इज व्हाट, dm इंटू जी इंटू एक्स। ठीक है, dm हम रिप्लेस कर सकते हैं, यस रिप्लेस कर दो, m बाई एल इंटू डी एक्स इंटू जी इंटू एक्स। क्या बताया था मैंने वहां पर कि अगर, तो यहाँ पे जो जो कांस्टेंट है उसको पहले तो अलग करो, m बाई एम जी एल कॉन्स्टेंट, यहाँ पर बचा x डी एक्स। ऐसे कितने हमारे पास छोटे छोटे मास है, इनफाइनाइट छोटे छोटे मास है। पहला मास यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ऐसे कितने पार्ट है ऐसे इनफाइनाइट। आखिरी कहाँ है, एल पे, है ना। तो हमने क्या बोला, अगर बहुत सारी इनफाइनाइट चीजों को ऐड करना है तो उसके लिए क्या तरीका होता है, इंटीग्रेशन। यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन लगाया। हमने ये बोला इंटीग्रेशन हम कहाँ से कहाँ तक करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, वहां पे भी बताया था कि दैट यहाँ पे पहला डीएम स्टार्ट हो रहा है और जहां पर हमारे पास आखिरी डीएम खत्म हो रहा है। क्या सबको ये चीज समझ में आती है कि ये 0 to L का मतलब क्या है, जहां मेरा पहला डीएम स्टार्ट है और जहां पर आखिरी डीएम खत्म है। सो माय लिमिट विल बी फ्रॉम 0 to L। क्या लिमिट सबको समझ में, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, लिमिट डालना। जल्दी बताओ, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन, है ना। ओके, अच्छा, वहां पे डिस्कशन में हो चुका और ये तुमने बहुत बार पढ़ा होगा। किसी को इस चीज में डाउट है, एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से L। तो यहाँ पर एम जी अपॉन एल आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाई टू की जगह में क्या लिख सकता हूँ, एल डालूंगा तो एल स्क्वायर बाई टू आएगा, जीरो डालूंगा तो जीरो आएगा। तो कहने से ये आ रहा है मेरे पास एल स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो, लिमिट डालने के बाद। जीरो तो हटाओ, एल से एल गायब हो रहा है, तो कहने से ये फाइनली मेरा आंसर आ रहा है एम जी एल बाई टू। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास आ रही है ऑफ एल लेंथ की रॉड, अगर वो ग्राउंड से ऐसे रखी हुई है। इफ माई ग्राउंड का रेफरेंस लेवल इज एट जीरो, माई एनर्जी इज कमिंग आउट टू बी एम जी एल बाई टू। इज देयर एनी डाउट इन दिस, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। किसी को इस चीज में डाउट है, क्योंकि एक एक लास्ट चीज यहाँ पर, बस इसका कंक्लूजन बता दूंगा। बताओ, इज देयर एनी डाउट इन दिस, क्विकली एक कंक्लूजन बताना है इसका। किसी को ऐसा कोई जिसको ये चीज समझ में नहीं आई हो, और अगर नहीं आई है प्लीज एक बार इसको वापस से सीधा वीडियो, नॉट और नॉट द नोट्स। देखो ध्यान से, ये हुआ क्या, ये लिखा गया है m इंटू जी इंटू एल बाई टू। ओ, अगर इस पूरी रॉड को अगर मैं रिप्लेस कर दूं एक छोटे पॉइंट मास में, उस छोटे पॉइंट मास में जहां पर हम रखते हैं उसी को ही हम सेंटर ऑफ मास बोलते थे। मतलब अगर इस पूरी रॉड को मैं दबाऊं और एक छोटे एम मास में कंप्रेस करूं, तो उस एम मास को मैं कहाँ रखूं सच दैट मेरी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सेम है। देखो ध्यान से, कहना है वो एग्जैक्टली एल बाई टू पे रखना पड़ेगा, बिकॉज हमें पोटेंशियल एनर्जी क्या पता है, एम इंटू जी इंटू एच। तो कहना है मुझे एग्जैक्टली उसको एल बाई टू पर रखना पड़ेगा। बताओ बताओ बताओ, और दैट्स हाउ वी डिफाइन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड एग्जैक्टली एट एल बाई टू। क्योंकि मैंने वो क्लास ली इसलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ पे समझ में क्या आना चाहिए कि अगर एक पूरी रॉड को मैं एग्जैक्टली बीच में रखूँ उसके, तो हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली लिख सकते हैं एम जी एच, वेयर एच इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ दैट पॉइंट मास, जिसको हम बाद में सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। इज देयर नाउ, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन। डीएम क्यों आया, डीएम आया नहीं है, डीएम हमने लिया है, क्यों, क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट मास की एमजीएच पता है, तो हमने उस रॉड को इनफाइनाइट छोटे छोटे मासेस में कन्वर्ट करा है। इसलिए हमने उस डीएम को बनाया है अपनी तरफ से, सो दैट कि हम सब छोटे छोटे डीएम की एनर्जी इंटीग्रेट कर पाए। इंटीग्रेट क्यों कर पाए, क्योंकि मुझे सबको ऐड करना है। अभी किसी को कोई और डाउट, सर अब जान हमारी वैसे ही चली जाती है, बोलो जल्दी जल्दी, इज दैट क्लियर टू एवरीवन नाउ, फट से समझ में आ गया। ओके, क्लियर, खत्म करें अभी इसको। ओके, समझना ध्यान से प्लीज, व्हाट यू हैव टू डू बिफोर यू come to the next class. This lecture was super important. This was the fundamental of जितनी जगह पर हम एनर्जी इक्वेशन करने वाले हैं। प्लीज गो एंड रिवाइज दिस लेक्चर ट्वाइस थराइस, जितनी बार, जब तक तुम पूरा नहीं समझो, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का, यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम हमने इंट्रोड्यूस करी है।
ठीक है, इसके हम कुछ कुछ चीजें और करेंगे, कुछ कुछ और प्रॉब्लम करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स, डिफरेंट टाइप के मतलब जहाँ पे स्प्रिंग इंट्रोड्यूस कर देंगे और उसका वेरिएशन करेंगे, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव क्या होते हैं, है ना, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट प्लीज रिवाइज एवरीवन दिस थिंग। ठीक है, चलो, ओके, अलविदा, मिलते हैं अगली क्लास में, और ये खत्म हो जाएगा मूव्स की अगली क्लास में। ठीक है, चलो, बाय बाय एवरीवन, बाय 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 बाय, चलो, टाइम फॉर लंच, बाय।